ओम शांति। अभी ये लास्ट का 1 घंटा आपका मतलब 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा 1:30 बजे तक लगभग हम कुछ बातें आज सिनॉप्सिस के रूप में करेंगे, फाइनल बातें करेंगे। जो फाइनल माना जो कुछ रह गई हैं या कुछ कवर करनी है या हमको जो पिछले जो एम्फेसाइज करनी है मतलब हमको, ठीक है, एक तरह सिनॉप्सिस कह सकते हैं। कल डाइट के ऊपर आपकी क्लासेस होंगी, किंतु आज बाकी जो भी सिनॉप्सिस है वो आज आपको अभी बता देंगे सारा, ताकि आप उस बात को कवर कर लें और समझ लें। तो पहले तो आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ, दोबारा से रिवाइज़ करा दूँ। ये हमारी आर्टरी है, कॉर्नरी आर्टरी। ये अंदर की जो लाइन है एंडोथीलियम है। ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं ये कोलेस्ट्रॉल दिखाया गया है, और ये जो येलो ग्रीन जो ब्लू पार्ट है दिस इज फाइब्रोस्क्लेरोटिक पार्ट है। तो जो ये जो ग्रीन पार्ट है ये एलडीएल है, एक तरह से ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल है। तो जब हम आत्मा अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करके परमात्मा को याद करते हैं, तो अगर पावरफुल स्थिति में बैठते हैं तो ये जो प्लाक है ये डिजॉल्व हो सकता है, एलडीएल मेल्ट हो सकता है। इसको बोलते हैं मेल्टिंग द लिपिड कोर। अगर हम अपने को आत्मिक फरिश्ता स्थिति में स्थित कर लेते हैं तो हमारा ये लिपिड कोर डिजॉल्व होने लगती है, मेल्ट होने लगती है, और हम जैसे आपको बताया था फरिश्ता स्थिति में ना खुशी की अवस्था है ना, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर अवस्था। तो आपका लीवर एचडीएल ज़्यादा बनाएगा, और लीवर एचडीएल ज़्यादा बनाएगा तो क्या होगा, एलडीएल अपने आप ही मूव आउट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके एलडीएल रिसेप्टर्स लीवर में एक्टिव हो जाएंगे, खुशी से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका एलडीएल यहाँ से मूव आउट हो जाएगा, और इस तरह से आपका ब्लॉक यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप बहुत ही पावरफुल योग करते हैं, जबकि प्लाक सिर्फ, अब ये प्लाक अनस्टेबल प्लाक था क्योंकि इसमें लिपिड अंदर है। कभी भी थोड़ा गुस्सा करने से, चिंता करने से, या टेंशन करने से, या वज़न उठाने से, या इवन दांत को साफ ना रखें तो भी सोते समय हमें ब्रश जरूर करना चाहिए, क्योंकि दांतों का डेंटल इन्फेक्शन जो होता है कई बार इससे ही ये प्लाक अल्सरेट हो जाता है। अल्सर, जैसे मुख में अल्सर पड़ते हैं, ऐसे यहाँ पर अल्सर हो जाते हैं, और अल्सर बनने से क्लॉट बन जाता है। तो मुख की सफाई, डेंटल हाइजीन भी सभी की बहुत अच्छी होनी चाहिए। सोने से पहले सबको ब्रश जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो या तो बता फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हुए, या तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, चिंता गुस्सा ज़्यादा करें, टेंशन करें, मन में बहुत सारी बातें इकट्ठी कर लें, है ना, अपने मन की बातें आप दूसरों को शेयर ना करें, एक लिमिट से ऊपर हो जाएगा तो आपका ये प्लाक रप्चर हो जाएगा। ठीक है, वज़न उठाने से भी प्लाक रप्चर हो सकता है ना, बहुत हैवी एक्सर्शन करने से भी प्लाक रप्चर हो सकता है, स्मोकिंग करने से भी प्लाक रप्चर हो सकता है। रप्चर होगा तो क्लॉट बन जाएगा, इसलिए इस प्लाक को अनस्टेबल प्लाक कहते हैं। क्योंकि जब ये ग्रीन वाला पार्ट निकल जाता है, अर्थात कोलेस्ट्रॉल लगभग 50 से 80% कोलेस्ट्रॉल होता है एक प्लाक में, जब आप उसको राजयोग, डाइट और एक्सरसाइज के माध्यम से आप इस प्लाक को डिसॉल्व कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल निकाल देते हैं, तो सिर्फ हार्ट पार्ट बचता है। ये स्टेबल प्लाक है, ये कभी क्रैक नहीं हो सकता है, इससे कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। इससे हार्ट अटैक हो सकता है, इस स्थिति में कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। और इसको भी अगर ख़त्म करना है तो हमको बहुत ही पावरफुल राजयोग का प्रयोग, 100% स्ट्रिक्ट डाइट, 100% एक्सरसाइज, 100% प्रॉपर नींद, और 100% राजयोगों का एडहेरेंस, अमृत वेला, मुरली, ये पूरी की पूरी बातें अगर 100% हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर से ये प्लाक भी निकल जाता है। और अगर आपकी आर्टरी, अगर आपका कुछ हिस्सा एक हार्ट अटैक में या 2 हार्ट अटैक में वीक हो चुका है, उसको भी आप दोबारा से रिवाइटलाइज कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने बताया जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, मायोकार्डियम है, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ स्टेम सेल्स होती हैं, उनको कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं। और उन कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आनंद से ट्रिगर होती हैं। अगर आप आनंद की स्थिति में टिके, अपने आप को आनंद की स्थिति में ले जाएं, तो कार्डियक प्रोजेनिटर सेल्स को भी आप रीएक्टिवेट कर सकते हैं, वो फिर नया मायोकार्डियम बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप जब भी आप योग करें तो योग करते समय पहले अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। जैसे ही आप पावरफुल स्थिति में जाएंगे तो आप अपने आप को सूक्ष्म तन में पाएंगे, आपकी ब्लॉकेज खुलने लगेगी,
फिर आप और पावरफुल योग करेंगे तो आपकी ब्लॉकेज बाकी भी खुलने का आप अनुभव करेंगे। और फिर एंडोथीलियम जो है आपकी एंडोथीलियम को स्टेबलाइज करने के लिए, एंडोथीलियल फंक्शन को नॉर्मल करने के लिए आप पवित्रता का प्रयोग करें। पवित्रता के प्रयोग करने से आपकी एंडोथीलियम भी नॉर्मल हो जाएगी। और मायोकार्डियम को ठीक करने के लिए आप क्या करें, सर्वशक्तियों का प्रयोग करें। तो सर्वशक्तियों का प्रयोग करेंगे, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना, समाना और सहयोग। तो इन 8 शक्तियों के प्रयोग से आपकी जो मायोकार्डियम है, मसल है, वो एम्पावर हो जाएगी। आपका मायोकार्डियल मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अर्थात उसमें ग्लूकोज का डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, फैट, विटामिन जो भी चाहिए मायोकार्डियम को, मसल को, हार्ट की मसल को, वो उसको समय पर मिलते रहेंगे और आपकी मायोकार्डियम मजबूत रहेगी। आपका इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल रहेगा। ठीक है, कम नहीं होगा। ओके, तो ये इस तरह से हम अपने हार्ट को एम्पावर कर सकते हैं, अपने ब्लॉकेजेस को खोले, सदा खुले रहें। अगर ब्लॉकेज है तो उनको खोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आपसे, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज होने के, उनको हम कहते हैं कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स। कन्वेंशनल माना यूजुअल है ना, जो कि यूजुअली कहे जाते हैं। इससे 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स एंड मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो है हेरिडिटी, जीन्स। हमें माता पिता से जीन्स मिलते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम माता पिता अपने सेलेक्ट करते हैं क्या? हम माता पिता चूज तो नहीं कर सकते कि मेरे को उसके पास जन्म लेना है, या ऐसे मेरे माता पिता होने जिनके पास, जिनको कोई बीमारी ना हो, मुझे उनके पास ही जाना है। वैसे चूज तो हम खुद ही करते हैं, पर वो गहरी फिलॉसफी है, वो बाद में कभी बताएंगे। चूज तो एक्चुअली हम ही करते हैं, किंतु पैदा होने के बाद हम बदल नहीं सकते उनको। बदल सकते हैं माता पिता, एक बार जिसके यहाँ हम पैदा हो गए तो यहाँ पैदा हो गए, है ना। तो जो जीन्स हैं वो नॉन मॉडिफाइबल हैं वैसे। तो जीन्स जहाँ तो हमें उनका रिस्क, सपोज माता पिता को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो हमें भी चांस है ब्लड प्रेशर होने का, उनको डायबिटीज़ है तो हमें भी डायबिटीज़ होने का चांस है, उनको हार्ट की बीमारी तो हमें भी हार्ट की बीमारी होने का चांस है। जैसे आपने कई पेशेंट, कई दिल वालों में है ना, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की, तो सबको फिर बाकी परिवार में और लोगों को भी हार्ट की बीमारी होने के पूरे चांस हो जाते हैं। ऐसे सेक्स, अगर आप मेल के रूप में जन्म लिया तो मेल हैं तो आपको ज़्यादा चांस है हार्ट डिजीज़ होने के, है ना। अगर फीमेल है तो कम है। पर तो मेल और फीमेल में एक फ़र्क है, अगर फीमेल काम करती हैं, अगर लेडीज़ काम करती हैं, प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कोई भी काम, हाउस वाइफ है तो उसको रिस्क कम है हार्ट डिजीज़ का। ठीक है, तो अगर वो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल माना डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कुछ भी वो किसी ऑफिस में काम करती है, तो उनको भी रिस्क लगभग बराबर हो जाता है हार्ट डिजीज़ का। तो उनको प्रोटेक्शन नहीं रहती, क्योंकि उनको वहाँ उतना ही काम करना पड़ता है, उतना ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन में आना पड़ता है, उतनी उनको स्ट्रेस बढ़ जाती है, डबल स्ट्रेस हो जाती है। तो देखने में आया जो फीमेल्स, मतलब लेडीज़, वो जो हैं वर्किंग लेडीज़ हैं, और जो एक आम आदमी है, उसमें लगभग हार्ट डिजीज़ का रिस्क लगभग बराबर है। फिर भी फीमेल्स में फिर भी कम तो है, क्योंकि हार्मोन्स उनके फेवर में हैं 45 साल की उम्र तक, उसके बाद तो बराबर हो जाता है। और जो लेडीज़ स्मोक करती हैं, कई लेडीज़ भारत में तो कम करती हैं, तो विदेशों में लेडीज़ स्मोकिंग भी करती हैं, तो स्मोकिंग करने वाली लेडीज़ को तो समझिए कि मेल के बराबर हार्ट की बीमारी होती ही है। उनको कोई भी जो रिस्क बेनिफिट जो होना चाहिए ना, जो सेक्स का बेनिफिट, वो नहीं उनको होता है। तीसरी बात है एज। जैसे मैंने बताया, अब तो अर्ली एज में भी हार्ट अटैक्स लोगों को हो रहे हैं, 20-22 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक्स होते हैं। किंतु जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चांस बढ़ता है हार्ट की बीमारी होने का, राइट। किंतु आज 100 में से 25 जो हार्ट अटैक्स होते हैं, हार्ट अटैक हमारे 100 हार्ट अटैक हुए तो 25 हार्ट अटैक आज 40 साल की उम्र के पहले होते हैं, है ना। जो संख्या पहले 1990 में 100 में से 1 या 2 होती थी, आज 100 में से 25 हो गई है। धीरे धीरे समय के अनुसार जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे समय कि यंग एज में पॉपुलेशन, हार्ट की डिजीज़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। फिर है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, राइट। ये तो मॉडिफाई नहीं कर सकते, उम्र को नहीं मॉडिफाई कर सकते आप, सेक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, हेरिडिटी को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। 3 चीज़ें तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जीन को हम वैसे अगर हम समझें, हमें माता पिता से अगर जीन मिले हैं, हार्ट की हमें बीमारी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है,
तो इसके बावजूद अगर हम जीन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं आनंद से, है ना। जीन को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? आनंद से। आनंद की अगर एक्सटेसी में पहुंच जाए, एक्सट्रीम में पहुंच जाए, परमानंद में पहुंचे, तो जो डिफेक्टिव जीन्स हैं उनको भी हम करेक्ट कर सकते हैं योग के प्रयोग से। ऐसे सेक्स की बात है, जो मेल फीमेल की बात है, जैसे मैंने बताया था कि फीमेल्स में राइट ब्रेन डोमिनेंट होता है और माइंड मेल्स में लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होता है, किंतु मेडिटेशन से उसको भी हम बराबर कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा राइट ब्रेन डोमिनेंट हो जाता है, राइट ब्रेन डेवलप हो जाता है मेल्स के अंदर भी, ठीक है। तो मतलब उनका रिस्क कम हो सकता है, मेल होने का नुकसान कम कर सकते हो मेडिटेशन से, ठीक है। ऐसे ही एज का इफेक्ट भी कम कर सकते हो। अगर आप सचमुच में मेडिटेशन पावरफुल करते हैं तो भले आप ओल्ड हो जाओ, 90 साल के हो जाओ, तो भी आपको रिस्क हार्ट डिजीज का बहुत कम रहेगा। अच्छा, मेडिटेशन के द्वारा इसको भी साइंस के हिसाब से ये नॉन मॉडिफाइबल है, किंतु अगर सचमुच में आप मेडिटेशन करें, पावरफुल मेडिटेशन करें, तो आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हेरिडिटी को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, एज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, सेक्स को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल साइंस के हिसाब से नॉन मॉडिफाइबल है। फिर है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, स्मोकिंग और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये जो है हाइपरटेंशन जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। हाइपरटेंशन आपको अगर हो गया है तो आप उसको दवाइयों से, डाइट से, एक्सरसाइज से और स्ट्रेस मैनेजमेंट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइट, एक्सरसाइज, ये कॉमन है इन सब में। जितने भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उन सब में ये चीज़ कॉमन है। कौन सी? स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप, बल्कि 4 चीज़ें कॉमन हैं। इन चारों चीज़ों को अगर आप ठीक करें तो आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा, डायबिटीज़ भी ठीक रहेगी, स्मोकिंग भी नेचुरली, अगर आप स्ट्रेस के कारण ही लोग अधिकतर स्मोकिंग करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस फ्री होंगे तो आपको स्मोकिंग करने की इच्छा नहीं होगी, और मोटापा भी कम हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी तो फिजिकल एक्टिविटी है ही, राइट। तो 6 फैक्टर्स हैं जो कि मॉडिफाइबल हैं, और लॉन्गर द रिस्क फैक्टर ऑपरेट्स ग्रेटर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग CAD। जितने लंबे समय से अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या आप स्मोकिंग करते हैं, उतना ही अधिक चांस है आपको हार्ट अटैक आने का। नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ न्यू इमर्जिंग रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैं सुबह आपको बता रहा था। इंसुलिन रेजिस्टेंस का अर्थ क्या है? इंसुलिन है बॉडी में, किंतु ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा है, क्योंकि स्ट्रेस में आप रहते हैं सारा टाइम। तो स्ट्रेस में रहने के कारण से कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलते हैं, कॉर्टिसोल निकलने के कारण से आपके लीवर से ग्लूकोज निकलती है, उसके कारण इंसुलिन बढ़ जाती है, और इंसुलिन ज़्यादा बढ़ती है तो भूख ज़्यादा लगती है, फिर आप ज़्यादा खाते हैं, है ना। और साथ साथ जब आप टेंशन में हैं तो ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है, तो उसकी वजह से भी आपको शुगर भी ज़्यादा और इंसुलिन भी ज़्यादा। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, अर्थात इंसुलिन होने के बाद भी ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की दुनिया में। लगभग 100 में से आजकल कहते हैं कि 100 में से लगभग 35 से 40% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ना। कुछ फिगर्स तो शहरों में पाए गए हैं, 65% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है। 100 में से 65 एडल्ट्स में 100 में से 65% को इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना। मतलब इतनी हाई फिगर्स हैं, इसलिए कहते हैं ना डायबिटीज़ जो है भारत में एक बहुत बड़े महामारी के रूप में आने वाली है। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेंगी, ऐसे ऐसे देखेंगे लगभग हर आदमी को डायबिटीज़ होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेस से चाहे जीन हो चाहे ना हो, कॉर्टिसोल बढ़ता है। टेंशन से कॉर्टिसोल बढ़ता है, और कॉर्टिसोल से शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल बढ़ने से इंसुलिन बढ़ती है। और क्योंकि स्ट्रेस एक विशियस साइकिल है, उससे बाहर निकलना मुश्किल होता है, इसलिए इंसान को बार बार कॉर्टिसोल बढ़ता रहता है, और उससे शुगर बढ़ती रहती है, और शुगर से इंसुलिन बढ़ती रहती है। तो इंसुलिन बढ़ गई, शुगर भी बढ़ गई, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो है एक आज के मॉडर्न एज की त्रासदी है कि हमको जो हम लोग अधिक मटेरियल कॉन्शियस होते जा रहे हैं, रोल कॉन्शियस होते जा रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे
इस डायबिटीज़ भी बढ़ती जा रही है और डायबिटीज़ यंग एज में आनी शुरू हो जाएगी। अभी डायबिटीज़ अभी यंग एज में ऑलरेडी आ रही है, पहले 50 के ऊपर आती थी, फिर 40 के ऊपर हुई, फिर 30 के ऊपर, अभी 20 के ऊपर, बिल्कुल हार्ट डिजीज़ के पैरेलल चल रही है। ठीक, तो जैसे जैसे हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, जिस उम्र में हार्ट डिजीज़ आ रही है, वैसे ही डायबिटीज़ भी अर्ली एज में बढ़ती जा रही है। फिर लाइपोप्रोटीन ए, एक और अलग तरह का एलडीएल का ही एक पार्टिकल है, लाइपोप्रोटीन ए, लिटिल ए। ये भारत वालों को ज़्यादा पाया गया है। इस पर दोनों कारण हैं, जीन्स भी इसके कारण रिस्पॉन्सिबल हैं और इसके खान पान भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जिसके अंदर ज़्यादा होता है उसको हार्ट डिजीज़ होने का यंग एज में चांस ज़्यादा हो जाता है। इसको हम बचपन में भी नाप सकते हैं, अगर 1 साल के बच्चे में भी नाप सकते हैं। अगर ये लेवल ज़्यादा है तो ऐसे बच्चे को बाद में जाके हार्ट डिजीज़ जल्दी उम्र में होने वाली है। अगर ये लेवल 30 से अधिक है, आप अपने बच्चों में पता कर सकते हैं कि बच्चों को बाद में जाके हार्ट की बीमारी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आप ये लेवल ज़्यादा है तो आपको अपने बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। सीरम लाइपोप्रोटीन लिटिल ए। फिर इंक्रीज थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर्स, फिब्रिनोजन, फैक्टर 7, TPAI1। ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स ये देखने में मैंने बताया था लीवर में फैक्टर्स बनते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो जब आप जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं, उदास होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात को फील करते हैं, जिद्दियत से भाव अपना लेते हैं, तो आपका लीवर ज़्यादा मात्रा में ये सब बनाता है, फिब्रिनोजन बनाता है, फैक्टर 7 बनाता है, TPAI1 बनाता है ना, अधिक मात्रा में। इसका मतलब इससे ज़्यादा मात्रा में आपका ब्लड क्लॉट होता है। और जब आर्टरीज, छोटी छोटी आर्टरीज ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, तकलीफ होगी, दिमाग काम नहीं करेगा, मेमोरी कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। फिर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव इंजरी टू एंडोथेलियम और डिक्रीज प्लाज्मा एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स। जब भी हम कोई भी खाना खाते हैं, ऑक्सीजन, जब भी हम कोई ग्लूकोज खाया या खाना खाया, जब वो सेल्स के लेवल पे जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमारी ग्लूकोज जब यूज़ होती है और वो सेल्स में जाती है, सेल्स में कहाँ जाती है, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउसेज हैं। तो वहाँ पर जाकर के वो ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है और वहाँ से उससे एनर्जी के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, ATPs बनाए जाते हैं। उस प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स ऑक्सीजन के पैदा होते हैं, और ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, बहुत डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को, एंडोथेलियम को डैमेज करते हैं, लगभग बॉडी की हर सेल को डैमेज करते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में नेचुरली बनते ही रहते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी होती है उतने ज़्यादा ये बनते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारी खून में, हमारे खाने में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट किस में ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्रूट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स में, है ना, नट्स में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा मात्रा में आप फ्रूट्स खाइए, ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल सलाद खाइए, स्प्राउट्स खाइए। ये खाने मस्ट हैं आज के जीवन में। अगर हम चाहते हैं हेल्दी रहना तो हमें अच्छी मात्रा में फ्रूट्स खाने चाहिए 2 टाइम, पर कभी भी फ्रूट्स खाने के साथ मिक्स नहीं करने चाहिए। सुबह 11 बजे और शाम को 4, जैसे हम यहाँ देते हैं ऐसे ही खाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी मात्रा में 400-500 ग्राम फ्रूट रोज़ जो खाना ही चाहिए, कैसे भी करके 400-500 ग्राम फ्रूट रोज़ खाएं, सीज़न का खाएं, तो आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी। 5 बादाम, 1 अखरोट जो बताया, ये भी इसका साधन है एंटीऑक्सीडेंट्स का। और क्या, सलाद वगैरह खाएं तो वो भी एंटीऑक्सीडेंट का साधन है। फिर उसके बाद है होमोसिस्टीन, एक केमिकल है बॉडी में होमोसिस्टीन। ये प्रोटीन की प्रोडक्ट होती है, जो प्रोटीन एक का उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है होमोसिस्टीन। तो ये होमोसिस्टीन अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल जल्दी जल्दी डिपॉजिट होने लगता है बॉडी में। इसके लिए फॉलिक एसिड खाना चाहिए। फॉलिक एसिड कहाँ से मिलता है, हरी सब्जियों से, हरे पत्ते वाली सब्जियों से ज़्यादा मात्रा में मिलता है। इसलिए हमको थोड़ी सी हरे पत्ते जरूर खाने चाहिए। वॉश करके थोड़े से कच्चे पत्ते, पकाने के बाद ख़राब हो जाते हैं, फॉलिक एसिड ख़त्म हो जाता है, तो हमें हरे पत्ते, थोड़े से फ्रेश हरे पत्ते किसी भी चीज़ के, पालक के हों चाहे किसी भी सब्जी के हों, है ना, वो थोड़े हरे पत्ते खाना, चाहे धनिया पुदीना हो। इसलिए लोग धनिया पुदीना की चटनी खाते हैं ना, तो धनिया पुदीना की चटनी भले आप बना सकते हैं, किंतु उसमें नमक कम डालिए ना डालिए। ठीक है, नेचुरल ऐसे खा लीजिए। सब्जी में थोड़ा धनिया पुदीना डाल लीजिए कच्चा, है ना, पकाना नहीं है उसको, पकाने पे तो ख़त्म हो जाएगा। तो फॉलिक एसिड नेचुरल फॉर्म में आपको लेना चाहिए, जिससे कि आपकी होमोसिस्टीन लेवल कंट्रोल में रहेंगे।
फिर इन्फेक्शंस, मैंने बताया आपको इन्फेक्शन, दांतों में अगर इन्फेक्शन हो गया तो ये भी एक नया कारण निकला है जिससे कि हमें पता लगा कि दांत में इन्फेक्शन वालों को भी हार्ट अटैक्स अधिक होते हैं। तो अपने दांतों को साफ सुथरा रखें, अपनी डेंटल केयर रखें, जिंजीवा की जो स्केलिंग कराते हैं ना हम लोग, टाइम पर स्केलिंग कराते रहें ताकि वो प्लाक्स अंदर टार्टर डिपॉजिट ना हो, ताकि उससे भी अगर अपने दांतों को साफ रखेंगे तो भी आपका हार्ट ठीक रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। कार्डियक डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये डेडली क्वाड्रेट है। जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है उन्हीं को ये तकलीफ होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में मैंने बताया ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ा रहता है और इंसुलिन बढ़ी रहती है, और इंसुलिन के बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इंसुलिन के ज़्यादा बढ़ने से डिसलिपिडीमिया हो जाता है, अर्थात आपका एचडीएल लेवल कम हो जाता है, 40 के कम हो जाता है, नीचे चला जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, और एलडीएल लेवल नॉर्मल भी रहे तो भी आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांस बहुत अधिक होते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, जब इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है तो भूख ज़्यादा लगती है, भूख अधिक लगेगी तो क्या होगा, आप ज़्यादा खाएंगे, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और मोटे लोगों को वैसे भी, अगर मोटे लोग देखा जाए, जो मोटे लोग हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस उनको होता ही है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी ख़राब होते हैं, है ना। तो अगर मोटापे और कैंसर भी उनको ज़्यादा होते हैं मोटे लोगों को, तो मोटापा को कम करना पड़ेगा। ठीक है, पर अभी एक अच्छी रिसर्च निकली, अभी रिसेंटली एक रिसर्च निकली है, पतले लोग भी बचने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो अभी एक रिसर्च निकली है, लेटेस्ट रिसर्च है, आई थिंक 1.5 साल हुआ है उसको। तो उसमें आया, पता लगा कि उसमें एक रिसर्च में उसमें पाया गया, सर्वे किया गया कि जो फिट हैं, जो फैट लोग हैं, फैट मोटे लोग हैं, कि तो फिट हैं, फैट बट फिट में ना, जो मोटे लोग हैं पर रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज वॉकिंग करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, मन का ध्यान रखते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्थ उन पतले लोगों से अच्छी है, उन अंडरवेट लोगों से अच्छी है जो एक्सरसाइज नहीं करते। तो इसलिए अगर आप मोटे हैं तो डरो मत, ठीक है, मोटे हैं तो आप डरे नहीं, किंतु क्या करें, सिर्फ रोज 1 घंटा वॉकिंग करें तो आपके मोटे होने का रिस्क खत्म हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, है ना, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन सब के रिस्क से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो मोटे लोगों के लिए एक नई आशा की किरण मिली है। क्या आशा की किरण है? सिर्फ 1 घंटा वॉकिंग करें रोज, सुबह सनराइज के बाद, स्नान करने के बाद। ठीक है, तो आप और तली चीज़ें ना खाएं, पकोड़ा समोसा ना खाएं, मिठाइयाँ और ना खाएं। ठीक है, खाने का टाइम पे खाना खाएं, जल्दी चिंता गुस्सा ना करें, तो आपको रिस्क, हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाएंगे। और पतले लोगों के लिए मेरी एडवाइस है कि पतले लोग जो हैं वो क्या करें, ये ना समझे कि हम पतले दुबले हैं, हमें कोई एक्सरसाइज की आवश्यकता नहीं है, हम जो मर्जी खाएं। अगर आप पतले दुबले हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खान पान में ध्यान नहीं करते हैं, तो भी आपको हार्ट अटैक होने के चांस बराबर है। ठीक है, आप बचेंगे नहीं। देखिए हमारे यहाँ पतले पतले हैं, देखो बीच में सेकंड लाइन में दूसरा आदमी, तीसरा, आप खड़े होकर देखो, ये आपको कह रहा हूँ सेकंड, हाँ, ये मोटे हैं क्या? पतले हैं ना? आप पीछे खड़े होकर देखो, पीछे आप भी खड़े रहो, पीछे, आपके पीछे ये भी पतला है, वो भी पतला है ना, ये भी पतले हैं, है ना, और कौन पतला है? बैठे, खड़े रहो, शर्माते, पतले खड़े रहो। और कौन पतला है भाई? हाँ, मिस्टर इंदौर भी देखो पतला है ना, और प्रदीप भाई जो था ना, वो भी आशा तभी गया है, वो भी पतले ही है ना, आप तो बीच के हैं। ठीक है, हाँ। तो जो पतले अंडरवेट है, मतलब जो अंडरवेट होकर के भी हार्ट पेशेंट्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब अंडरवेट होने का मतलब ये नहीं कि आपको हार्ट डिजीज नहीं होगी। तो अंडरवेट अगर आप हैं, अच्छी बात है, किंतु फिर भी आपको अपने मन को ठीक रखना पड़ेगा, अपनी डाइट ठीक रखनी पड़ेगी, एक्सरसाइज रोज करनी पड़ेगी, नींद भी ठीक करनी पड़ेगी, तब जा करके आपको छुटकारा बीमारियों से मिल सकता है। ठीक है, ओके। हाँ, मैंने कहा भाई लेटरिन जाओ, फिर उसके बाद नहा के फिर वॉकिंग करने जाओ, क्योंकि पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है वॉकिंग के लिए। और दूसरा, आपकी जो स्किन होती है ना, स्किन में पोर्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड के पोर्स होते हैं, वो भी खुल जाने चाहिए। सोने से वो सोते हैं ना तो वो बंद हो जाते हैं अधिकतर,
तो खुल जाए तो फिर आप वॉकिंग करने जाइए, ठीक। तो हमेशा जैसे आप यहाँ पर वॉकिंग करते हैं ना, स्नान करके आते हैं, ऐसे ही आप अपने घर में भी, पसीना भले निकल जाए कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं। अगर आपको बहुत ही लगता है पसीना ज़्यादा निकल रहा है तो आप क्या करें, वॉकिंग के बाद एक जैसे ऐसे ही शॉवर कर लें, ऐसे शॉवर डाल लें, बस टॉवल से करके रब करके कपड़े चेंज कर, वही कपड़े पहन लीजिए, दूसरे बदल लीजिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, नहीं, अगर शुगर लेवल हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो क्या होता है, उससे हार्ट अटैक नहीं आता है, किंतु हाइपोग्लाइसीमिया होने से क्या होता है, वैसे ही अपने आप में खतरनाक है, हाइपोग्लाइसीमिया अपने आप में भी खतरनाक है। इसलिए क्या करना चाहिए, हाइपोग्लाइसीमिया ज़्यादातर क्यों होता है, जो लोग खाने पीने में इरेटिक होते हैं, इरेटिक माना कभी तो खाएंगे, कभी तो नहीं खाएंगे, कभी तो ज़्यादा खाएंगे, कभी तो थोड़ा खाएंगे, जो जिनकी जीभ ज़्यादा एक्टिव होती है ना, जीभ स्वाद के वश खाते हैं जो लोग, उनको हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों ज़्यादा होते हैं। स्वाद लगा तो ज़्यादा खा लेंगे, नहीं स्वाद लगा तो कम खाएंगे, जो जीभ के वश हैं, है ना। तो जीभ के वश नहीं होना है, राइट। तो टाइम पर जो हमारी डाइट है ना, 2 रोटी खाना है, 2 रोटी खाना है, फिक्स है, 2 चपाती खानी है, ये सब्जी खानी है, फिक्स है ना। कभी आप गाड़ी में सोचते हैं, कभी गाड़ी आपकी जो कार है, कार में हमेशा पेट्रोल डलवाते हैं, कुछ और भी डलवा लेते हैं, कभी कभी, कभी दूध भी डलवा लेते हैं, दूध, कभी क्रीम, आइसक्रीम, नहीं कभी कभी डलवा के देखना ना, अच्छा है ना। कभी कार भी तो बेचारी कार है, उसको कुछ तो नया, कुछ वैरायटी है, रोज पेट्रोल पिला देते हैं उसको, है ना, नहीं, कुछ तो नया गिलाना नहीं ना उसको। कभी कभी आप क्या नहीं, आजकल गन्ने का रस मिलता है, थोड़ा 2 लीटर गन्ने का रस डलवा दो, ठीक है, कुछ वैरायटी प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ कभी 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 को तेल भी बदल दो, नहीं तो कम से कम कभी सरसों का तेल डाल दो, कभी सोयाबीन तेल डाल दो, कभी कुछ तेल नहीं कुछ बदल दो, कुछ तेल ही बदल दो, नहीं तो कम से कम, नहीं, कभी डीजल डाल दो, कभी कैरोसिन डाल दो, कुछ बदलना चाहिए, नहीं नहीं बदलना चाहिए। अपनी कार में तो बहुत ध्यान रखते हो, फिजिकल कार में तो बहुत ध्यान रखते हो, जो पैसे की आती है 2 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की, उसका तो आप इतना ध्यान रखते हैं, स्पीड वाला पेट्रोल डालेंगे, है ना, वो दूसरा प्रीमियम वाला डालेंगे, है ना, भले महंगा आए तो भी डालेंगे। और ये जो अपनी कार भगवान ने दी है ना, इसकी ध्यान नहीं रखते हैं, ये मुफ्त में मिली है क्या, हाँ? आपको पता है इसकी भी कॉस्ट लगाई गई थी, अभी अमेरिका में इसकी कॉस्ट कोशिश की थी लगाने की, तो उन्होंने कहा कि इसकी कॉस्ट कितनी है ह्यूमन बॉडी की, $50 मिलियन। कितनी, $50 मिलियन, अर्थात 220 करोड़ रुपया, ठीक। तो आपकी जो गाड़ी है ना, जो ये जो गाड़ी जिसकी आप वैल्यू नहीं करते हैं, उसकी कीमत कितनी है, 220 करोड़ रुपया। सिंह साहब, भले पुरानी गाड़ी है तो भी 220 करोड़ रुपए की गाड़ी है, चल 20 करोड़ रेट कम भी कर दे तो भी 200 करोड़ की तो है ना। क्योंकि 60-65 साल की उम्र तक भी आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट दे सकते हैं, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है, 10-15 लोगों को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन दे सकते, लीवर हार्ट ट्रांसप्लांट दे सकते हैं, लिवर, किडनी, ना जाने कितने ऑर्गन्स आप बॉडी के, लगभग हर ऑर्गन, बोन को भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ना जाने क्या क्या चीज़ को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, है ना। तो बॉडी का लगभग हर ऑर्गन आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अमेरिका में तो ये बहुत ज़्यादा करते हैं ना, भारत में तो फिर भी कुछ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, अमेरिका में तो सब कुछ ट्रांसप्लांट कर देते हैं, है ना। तो इसलिए आपके पास जो गाड़ी है उसकी कीमत कितनी है, 220 करोड़ रुपया, और इसमें डालते क्या हो आप, घासलेट ना, पराठा, पकोड़ा, समोसा, ये सब घासलेट है, मिट्टी का तेल। मर्सिडीज में आप, मर्सिडीज तो 30 लाख की खरीदी है आपने, 40 लाख की, किंतु खरीद जब पेट्रोल पंप पे गए तो लालच आ गया, चलो केरोसिन डलवा दो, 5 रुपये लीटर वाला, 50 लीटर केरोसिन डाल दो, ठीक है, पेट्रोल महंगा आता है ना, तो केरोसिन डाल दिया, है। ऐसी गलती नहीं करना है ना, अगर केरोसिन डालेंगे तो क्या होगा, कार चलेगी आपकी, चलेगी नहीं, बंद हो जाएगी, है ना, धुआं देगी और बंद हो जाएगी। हमारी गाड़ी भी तो यही करती है ना, जब हम ये खाते हैं ना, तली चीज़ें खाते हैं, पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाई खाते हैं, तो धुआं निकलता है और आवाज़ करती है, बस 2 ही काम करती है, आवाज़ करती है और धुआं देती है, बस। चलती कहाँ है, चलती है क्या, धक्का लगाते हैं फिर रुक जाती है, धक्का लगाओ फिर डॉक्टर से दवाई लेते, फिर थोड़ा धक्का लगा फिर रुक गई, फिर धक्का लगाया फिर रुक गई,
बार बार मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर बना मैकेनिक नहीं। नहीं तो अपने पास एक बार गाड़ी अपनी मेंटेनेंस रखो ठीक ढंग से, तो फिर गाड़ी खराब थोड़ी ना होगी। होगी खराब? नहीं खराब होगी। याद रखना आगे से है ना, जब भी अपनी गाड़ी, जब भी आप गड़बड़ करें अपनी गाड़ी में, कुछ ना कुछ गलत डालें यहाँ से, तो आप चेक करना, याद रखना कि हमारी गाड़ी कितनी कीमती है ना। क्योंकि अंत समय में मैंने देखा, एज ए डॉक्टर मैंने देखा लाइफ में, डॉक्टर अंत पेशेंट्स जो होते हैं ना, अंत में एक ही घंटे के लिए तरसते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी कर लो, कितना भी ले लो, आप 1 घंटे हमारे पेशेंट को जिंदा कर दो। 1 घंटे के लिए हमारे पेशेंट को हमसे बोलने के लिए, बस एक बार हमसे बोल ले, हाँ कर ले, बस ऐसे कर ले, देख ले एक बार हमको बस, फिर हो सकता है पॉसिबल। अगर आप सारी संपत्ति भी दे दो अपनी, तो भी वो 1 घंटा आपको मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। मिल सकता है? इसलिए अपने जीवन को ऐसे बर्बाद ना करो, है ना। मैंने बताया था ना कल आपको, परसों बताया था कि हमें श्वास गिन के मिलते हैं, हमें साल गिन के नहीं मिलते हैं। 14 पर मिनट के हिसाब से आप श्वास आपके खर्च होते हैं। अगर आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं 14 पर मिनट, गुस्सा चिंता करते हैं जल्दी जल्दी श्वास 20 पर मिनट 25 पर मिनट हो जाते, जल्दी सांस खत्म हो जाते, 10 साल की बजाय 5 साल में खत्म हो जाएंगे, जल्दी मरना पड़ेगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर आप राजयोग करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, तो वही श्वास आपके 14 के बजाय 7 बार चलेंगे 1 मिनट में, आयु डबल हो जाएगी, 10 की बजाय 20 साल हो जाएगी। आपके अपने हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं। क्या ख्याल है? जो जल्दी से मरना चाहता है हाथ उठाओ। जो जल्दी मरना चाहता है हाथ उठाओ, जिसका दिल भर गया है दुनिया से। बस से जाओ, जल्दी जाना चाहते हो? कभी आज ही जाना है? आज ही जाना? क्यों? देखो ये तो लाइफ, मतलब मनुष्य जीवन जो ना, ये जो जीवन है ना, जो हमको बड़ी बड़ी कीमती जीवन है। हम बनेंगे तो मनुष्य ही अगले जन्म में भी, किंतु इस समय हमको भगवान मिला है ना। ये संगम का जीवन बड़ा कीमती है, क्योंकि इस समय हमको भगवान मिला है। और भगवान मिलने के बाद तो हमको हमारी जितना जीवन, जितनी आयु बढ़े उतना अच्छा है ना। क्योंकि हम पुण्य कर्म कमाएंगे ना, पुण्य कर्म कर सकते हैं अभी ना। 21 जन्म का हम पूरा खाता जमा कर सकते हैं ना, फिर हमको 21 जन्म कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। उसमें ये जन्म भी आता है ना, 8 जन्म सतयुग के, 12 त्रेता के, तो ये जन्म 21वां, पहला जन्म यही है ना हमारा। तो इस जन्म को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत प्यारा बना सकते हैं। इस जन्म में कितना मजा है, पता आपको कितना मजा है इस जन्म में? इस जन्म में बहुत मजा है, भगवान हमारे साथ है। और साथ साथ इसमें एक फायदा है, वहां तो पुष्पक विमान में बैठना पड़ता है, यहाँ तो हम यहाँ बैठे बैठे 1 सेकंड में ऊपर उड़ जाते हैं ना, सूर्य चांद तारों से पार चले जाते हैं, परम धाम में चले जाते हैं, है ना, सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो यहाँ हमको पूरी नॉलेज है, दुख की भी नॉलेज है, सुख की भी नॉलेज है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। सत्युग में दुख की नॉलेज है ही नहीं, इस खाली सुख सुख है। तो सुख भी तो मतलब बहुत पता ही नहीं लगेगा सुख है कि सुख, दुख नहीं होगा तो क्या हो, कंट्रास्ट नहीं ना। तो इसलिए अभी जितना मज़ा है सत्युग में भी इतना मज़ा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को, अपनी आयु को बढ़ाना है वशिष्ठ जी, कम नहीं करना है, बढ़ाना है, मज़ा लेना है इस जन्म का, है ना। अपनी आयु को बढ़ा के अपनी भी सेवा करनी, दूसरों की भी सेवा करनी है। हमारे जैसे कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग परेशान हैं, तो उनकी सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? हमें ही करनी पड़ेगी ना। हमारी तो भाई बहन है ना, हमें रहम आना चाहिए ना कि हमारे भाई बहन इतने परेशान हैं, उनको पता ही नहीं कि हमें बीमारी क्यों हुई है, हमें तकलीफ क्यों हुई है, उन्हें पता ही नहीं है ना। इवन डॉक्टरों को नहीं पता है, इवन जो एमडी डॉक्टर्स हैं, डीएम डॉक्टर्स, उनको भी नहीं पता है। वो भी इसको फिजिकल डिजीज समझते हैं, बस एंजियोप्लास्टी कर दिया, बाईपास कर दिया, काफ़ी हो गया, बस यही समझ के पूरा कर लेते हैं। और महामारी फैल चुकी है भारत में, इतने सारे लोगों को हार्ट की बीमारी है। अगर आप एक अंदाज़ा लगाओ, जस्ट मोटा सा अंदाज़ा लगाओ, हमारे भारत में 10 करोड़ लोगों को हार्ट की बीमारी है, मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। अगर एक पेशेंट का 2 लाख रुपए लगता है, तो कितने पैसा लगेगा सबका बाईपास करने में? 2 लाख इंटू 10 लाख, 20 लाख करोड़ हो गया। 20 लाख करोड़ रुपए किसमें लग गए? बाईपास करने में। हमारा बजट कितना सारा साल का? हमारी जीएनपी कितनी होती है सारे साल की, पूरे देश का
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितनी है? कितनी है? 20 लाख करोड़ नहीं है हमारे देश की। बीस लाख करोड़ है क्या? नहीं, 20 लाख करोड़ बहुत होती है। 20 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ की तो सबसे बड़ा वॉरेन बफेट है ना। हमारे देश की जीएनपी 20 लाख करोड़ से कम ही है थोड़ी, है जी। नहीं, मुझे नहीं पता कर कितना। मैं जीएनपी की बात कर रहा हूँ, जीएनपी मैं जो भी, चलो है जो भी है, मतलब 20 लाख करोड़ अगर आप खाली हार्ट के बाईपास करने पे लगाएंगे तो क्या होगा? देश को रोटी खाने के लिए चाहिए, सबके लिए डिफेंस के लिए चाहिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। बाकी सबका अटेंशन हटा के इसमें लगाना पड़ेगा ना। हमने टोटल जो डिफेंस का रखा बजट 56,000 करोड़ रुपए रखा है, 56,000 करोड़। कल 1 लाख करोड़ से भी कम रखा है ना। तो मतलब हम लोग कितना खर्च कर सकते हैं बताइए। और फिर परमानेंट इलाज है क्या बाईपास? 10 करोड़ का पहले तो ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है। अगर ऑपरेशन कर भी दिया तो परमानेंट बीमारी खत्म हो जाएगी क्या? नए नए पेशेंट पैदा नहीं होंगे क्या फिर हार्ट की बीमारी के? तो नहीं तो रोज पैदा हो रहे हैं ना हार्ट की बीमारी के पेशेंट्स। तो बीमारी तो खत्म कहाँ हुई? खत्म ही नहीं हुई। तो मतलब इसका सोल्यूशन नहीं है कोई भी। इसलिए हमको जागना होगा कि सोना होगा। हाँ जी, हाँ, जगाना भी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब हाई ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है देखें। हाई ब्लड प्रेशर जो है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको 3 से 5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है कितना होता है? सिस्टोलिक ब्लड, एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है, एक नीचे वाला होता है, उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली 100 से 140 होता है। अपर लिमिट 140 होती है और नीचे वाली लिमिट 100 होती है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मली 60 से 90 होता है। नीचे वाला 60 और ऊपर वाला 90। तो अर्थात 100/60 से लेकर के 140/90 तक हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। एवरेज 120/80 होता है। 135/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज द माइल्ड हाइपरटेंशन। अगर आपका ब्लड प्रेशर 135 ऊपर वाला और 85 नीचे वाला अगर हो जाता है तो इसका मतलब, पहले हम कहते थे 140/90, किंतु अभी जो नई डेफिनेशन JNC 7 क्राइटेरिया जो आए हैं वो कहते हैं कि 135/85 भी हो गया है तो दैट इज कॉल्ड एज माइल्ड हाइपरटेंशन। मतलब वो भी इलाज, उसका भी इलाज करना चाहिए। दवाई से नहीं करो, किंतु नमक कम कर दो, खाने का अपना वेट रिड्यूस कर दो, एक्सरसाइज करो, मन को थोड़ा कंट्रोल करो तो आप ठीक हो सकते हैं। और 140/90 से ऊपर ब्लड प्रेशर तो हाइपरटेंशन है, और 100/60 से नीचे ब्लड प्रेशर तो लो ब्लड प्रेशर है। अब इससे नुकसान क्या होता है? हाइपरटेंशन डैमेजेस जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्रेन, हार्ट, जो प्रेशर तेज होता है तो हार्ट की जो अंदर की एंडोथीलियम है, आर्टरीज की जो एंडोथीलियम, उसको डैमेज करता है हाई ब्लड प्रेशर। तो उससे हमें क्या होता है? हार्ट की बीमारी, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, CAD। मैंने बताया ना, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको 3 से 5 गुना अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं। ब्रेन में अगर ब्रेन की आर्टरीज पे डैमेज होता है तो उससे सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट होते हैं, CVA, पैरालिसिस की बीमारी हो जाती है। अगर किडनी की आर्टरीज को ब्लॉक करता है तो हमारी किडनी फेलियर हो जाता है। भारत में किडनी फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर है। आइज में अगर आइज की आर्टरीज पे डैमेज होता है तो ब्लाइंडनेस, अंदर हेमरेज हो जाता है आँख के अंदर, और तो इसको हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अर्थात हमें पता नहीं लगता, इसका कोई सिम्टम नहीं होता, ब्लड प्रेशर का कोई भी सिम्टम नहीं होता, ना हेडेक ना कोई और प्रॉब्लम। BP अंदर बढ़ता रहता है और धीरे धीरे हमारी आर्टरीज डैमेज होती रहती हैं। और हमें यूजुअली पता क्या लगता है, या तो हार्ट डिजीज, हमें जब हार्ट अटैक आता है तो BP चेक करते हैं तो पता लगता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर हाई है। या हमें जब पैरालिसिस का अटैक आता है तो हमें BP हमारा चेक करते हैं, BP यूजुअली हाई निकलता है ना। या जब हमारी किडनी फेल हो जाती है तो BP चेक करते हैं तो पता लगता है कि हमारे तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। और या हमें आंखें खराब हो जाती तो हमें BP चेक कराते हैं
तो पता लगता है हमारे बीपी हाई था, चेक नहीं कराया हमने। इसलिए आजकल क्या करते हैं, हम एनुअल चेकअप करते हैं, एग्जीक्यूटिव चेकअप होते हैं ना, जो हेल्थ चेकअप्स जो होते हैं, उसमें हम 1 साल में एक बार कहते हैं, भी लोगों को कहते हैं आप 45 साल के बाद अपना बीपी चेक कराइए, अपना पूरा चेकअप करा लीजिए, शुगर चेक करा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल चेक करा लीजिए, राइट, ताकि हमें पता लगे कि हमें हमारी क्या हालत है, हमारा बीपी कितना है, हमारी शुगर कैसी है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा पेट, हमारा लीवर कैसे काम कर रहा है, हमारी किडनी कैसे काम कर रही है, ताकि हमें प्रिवेंटिव चेकअप कहते हैं इसको, ताकि समय से पहले हमको पता लग जाए कि हमारे शरीर में कोई बीमारी तो पैदा नहीं हो रही है। कैंसर का भी प्रिवेंटिव चेकअप होता है ना, तो उससे हमें पता टाइम पर चीज़ का पता लग जाता है और हम उसका इलाज कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है, नेक्स्ट स्लाइड, प्रॉपर हाइपरटेंशन इज ए साइलेंट किलर, मैंने पहले बताया आपको। अगर हमें इसका प्रॉपर इलाज क्या है, अवॉइड्स ऑल कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप इसका प्रॉपर इलाज करें ब्लड प्रेशर का, तो इससे आप सारी कॉम्प्लिकेशन जो बताई मैंने आपको, सबसे बच सकते हैं। तो इसका प्रॉपर इलाज क्या है ब्लड प्रेशर का? प्रॉपर इलाज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नमक कम कर दीजिए। भारत में लगभग हम 10 ग्राम नमक रोज खाते हैं, और एक्चुअली हमको नमक कितना खाना चाहिए? 4 ग्राम, लेस देन 4 ग्राम्स पर डे। भारत में 10 से 15 ग्राम रोज खाते हैं, और हमें खाना चाहिए लेस देन 4 ग्राम्स पर डे, क्योंकि जो भी खाना हम खाते हैं उसमें नमक तो होता ही है। जितनी भी, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, सबकी जो वो भी सेल्स का बना हुआ है, जितने भी फल सब्जियां होती हैं सब सेल्स की बनी होती हैं, उनकी दीवार सोडियम से बनी हुई होती है। सोडियम मॉलिक्यूल सबकी दीवार, सब सेल्स की दीवारों में होता है। तो नमक तो नेचुरली हर फूड में होता ही है, सब्जी में भी, फलों में भी, अनाज में भी, सब में नेचुरल है। किंतु अगर फिर भी एक्स्ट्रा हम ऐड कर दें तो हमें 4 ग्राम से अधिक टोटल एक दिन में नहीं, अरे 1 चम्मच से कम नमक सारे दिन में खाना चाहिए। वेजिटेरियन डाइट लेनी चाहिए, उसमें ज़्यादा फाइबर होता है। ये देखने में आया है, जो लोग अधिक फाइबर वाली डाइट खाते हैं, सब्जियां फल ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, कंट्रोल में रहता है। ज़्यादा मात्रा में फ्रूट्स खाने से, स्प्राउट्स खाने, सैलेड खाने से ज़्यादा फाइबर मिलता है। डेली मॉर्निंग वॉक एंड इवनिंग वॉक, अगर आप डेली मॉर्निंग ब्रिस्क वॉक करते हैं आफ्टर सनराइज, और डेली इवनिंग स्ट्रोल करते हैं फॉर 30 मिनट्स बिफोर सनसेट, तो ये भी एक अच्छा साधन है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का। प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर मैनेज हो जाता है। प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर नींद करना, 10 बजे सो जाना और 4 बजे उठ जाना। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ स्लीप। प्रॉपर रिलैक्सेशन थ्रू योगा, जैसे मैंने बताया आपको, राजयोग का आप करेंगे तो आपके मन में शांति, प्रेम, सुख, आनंद की बढ़ेगा, और उससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, राइट। ड्रग्स, जो भी दवाइयाँ आप, बीटा ब्लॉकर, एटेनोलॉल, एम्लोडोपिन ब्लॉकर है, लिसोनोप्रिल, लोसार्टन एटसेट्रा, जो भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेते हैं वो भी हमें रेगुलर लेनी चाहिए। कभी लिया कभी नहीं, ऐसे नहीं, प्रॉपर समय पर लेनी चाहिए, ठीक है। कुछ दवाई हम 6 बजे सुबह ले सकते हैं, वो 6 बजे ले लेनी चाहिए। कुछ दवाई शाम को लेनी चाहिए, शाम को ले लेनी चाहिए, समय पर लेनी चाहिए। अगर आपको एक ब्लड प्रेशर की गोली एक बताई गई, तो एक ब्लड प्रेशर की गोली रोज लेंगे तो क्या होगा, आपको क्या होगा, एक गोली रोज खाने से आपकी किडनी फेलियर बच जाएगा, आपको हार्ट अटैक से बच जाएंगे, आपको ब्रेन का जो अटैक होने वाला है उससे बच जाएंगे, ठीक है, सिर्फ एक गोली रोज खाने से। तो इसलिए अपनी दवाई कभी भी ना छोड़ें। बता देता हूँ। तो अगर हम अपनी दवाई रोज खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, तो हम ब्लड प्रेशर की साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं या कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। किडनी फेलियर से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, पैरालिसिस के अटैक से बच सकते हैं, और आंखों में हेमरेज, ब्लाइंडनेस हो जाए, इससे भी बच सकते हैं, राइट। कि तो एक गोली, साथ में डाइट का परहेज, रोज एक्सरसाइज, प्रॉपर स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर नींद, खाने में नमक कम, इतनी सी बातें ध्यान रखें। बाकी बीटा ब्लॉकर सुबह के टाइम लेने चाहिए, जैसे एटेनोलॉल की जो टैबलेट है, एटेनोलॉल या मीटोप्रोलॉल, ये जो बीटा ब्लॉकर है सुबह के टाइम लेना ज़्यादा अच्छा रहता है।
और सुबह 6 बजे ले लें तो बहुत अच्छा रहता है। सुबह आधा सेब खा करके 6 बजे ही गोली खा लें, सुबह 6 साढ़े 6 वॉकिंग करने से पहले गोली खा लें। ऐसे नाइट्रेट्स भी सुबह ही 6 बजे खा लें तो बहुत अच्छा रहता है, वॉकिंग करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अधिकतर शाम को लेने चाहिए। लिसोनोप्रिल या ये जो एस इनहिबिटर्स होते हैं, लोसार्टन, लिसोनोप्रिल्स, ये सब टैबलेट शाम को लेनी चाहिए। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सुबह भी ले सकते हैं। डायूरेटिक सुबह ही लेने चाहिए, शाम को नहीं लेने चाहिए, ताकि रात को बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। ठीक है, एस्प्रिन शाम को ही लेनी चाहिए। क्लोपिडोग्राल भी शाम को ही, क्योंकि शाम के समय ही ज़्यादातर क्लॉट्स बनते हैं। अगर शाम को लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ। क्या कह रहे हो? अभी बताएंगे। अभी डायबिटीज, डायबिटीज क्या है? लगभग 4 से 5% पॉपुलेशन को डायबिटीज है इस समय, और लगभग जो एडल्ट्स हैं 25 साल से ऊपर की उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनमें सिर्फ 10% लोगों को डायबिटीज है। 100 में से 10 लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनको 2 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। अभी ये संख्या 103 गुना हो गई है, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। उनको 3 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के। नॉर्मल ब्लड शुगर कितनी होती है? 70 से 105, और खाने के 2 घंटे बाद शुगर 70 से 140। अगर शुगर 60 से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है। शुगर अगर 60 से कम हो जाए तो क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। अगर शुगर फास्टिंग आपके 105 से अधिक है, फास्टिंग, और खाने के 2 घंटे बाद 140 से अधिक है, तो उसको डायबिटीज कहते हैं। अगर फास्टिंग शुगर ठीक है, 105 है या 90 है, 100 है, किंतु खाने के 2 घंटे बाद शुगर आपके 140 से अधिक है, 150 है, 160 है, 180 है या 200 है, तो इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। अर्थात जो ग्लूकोज की जो टॉलरेंस है बॉडी में वो गलत हो गई है, इम्पेयर्ड है। और ये देखने में आया है जिनको डायबिटीज हो या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस हो, दोनों को हार्ट अटैक होने के चांस अधिक होते हैं, 2 से 3 गुना होते हैं। खाली डायबिटीज वालों को नहीं, किंतु जिनका ग्लूकोज टॉलरेंस भी खराब है, जिनके सिर्फ खाने के बाद शुगर ज़्यादा है, खाने के पहले शुगर नॉर्मल है, तो ऐसे लोगों को भी हार्ट अटैक होने के चांसेस लगभग बराबर होते हैं डायबिटीज़ के बराबर। तो कई लोग समझते हैं नहीं हमारी खाने के पहले शुगर तो ठीक है, खाने के बाद शुगर थोड़ी ज़्यादा है, तो अपने आप को नॉर्मल ना समझें। हैं जी, 70 से नीचे नहीं होना चाहिए, 60 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 60 के नीचे जा रहा है इसका मतलब आपको दवाई अपनी थोड़ी सी एडजस्ट करने की आवश्यकता है। 70 तक नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, मोर देन 140 आए तो फिर डायबिटीज़ है। मतलब आपको अगर आप दवाई खा रहे हैं शुगर की, तो आपकी खाने के बाद वाली शुगर, 2 घंटे बाद वाली शुगर 140 से 160 के बीच में रहनी चाहिए। अगर आप दवाई खा रहे हैं तो भी शुगर 160 के ऊपर है, तो आपकी डायबिटिक कंट्रोल अच्छा नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को एक डायबिटीज़ जो होती है बचपन से डायबिटीज़ होती है, 1 साल की उम्र से, 2 साल की उम्र से भी डायबिटीज़, 5 साल की उम्र से भी डायबिटीज़ होती है। उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। उसको कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अर्थात उसको इंसुलिन के बगैर, उसको गोलियों से काम नहीं चलेगा, उसको इंसुलिन देनी पड़ेगी। जो ऐसे बच्चे जिनको डायबिटीज़ होती है उनको बचपन से ही जो हमारे यहाँ सेल्स होती हैं, जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं, वो सेल्स डेफिशिएंट होती हैं या बहुत कम होती हैं, तो उनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है। उसका इलाज इंसुलिन ही है, उसको गोली से ठीक नहीं होंगे। 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल की उम्र में डायबिटीज़ होने वाली, उसको हम क्या कहते हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। और जो 20 साल के बाद डायबिटीज़ होती है उसको हम कहते हैं NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, अर्थात और टाइप 2 डायबिटीज़। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। इसके लिए गोलियां आती हैं, जैसे डाउनिल है, ग्लाइनेज है, ग्लाइमर है, आमेरिल है ना। ये जो गोलियां हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं, राइट। पायोग्लिटाजोन है, रोजिग्लिटाजोन है ना। ये दवाइयाँ क्या हैं? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स। और दूसरी दवाइयाँ भी आती हैं
जिसको हम कहते हैं मेटफॉर्मिन, है ना, ग्लाइसिफाज, है ना, 500 मिलीग्राम की गोली जो आती है ना, मोटी सी गोली होती है, वो सुबह शाम लेनी होती है। या जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हैं लाइक डाउनिल, डाउनिल है, जैसे डायमाइक्रोन टैबलेट आती है, ये जैसे ग्लाइकोलाइजाइड कहते हैं जिसको, ये शुगर की दो गोलियां जो होती हैं, ये लंच ब्रेकफास्ट के आधा घंटा पहले लेनी चाहिए, लंच के आधा घंटा पहले, डिनर के आधा घंटा पहले। तो ये गोलियां जो छोटी गोलियां होती हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ये खाने के नाश्ते के आधा घंटा पहले लेना चाहिए, ठीक है। ऐसे इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगभग खाने से 15 मिनट पहले लगा लेना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये जो दवाइयां हैं, हाई शुगर इन द ब्लड, अच्छा, एक होती है यूरिन में शुगर आती है। कई बार क्या कहते हैं, हमारी यूरिन में शुगर नहीं आ रही, नॉर्मल है। फिर तो यूरिन में शुगर कब आएगी? जब खून में शुगर 180 के ऊपर होती है तो ही आएगी यूरिन में, ठीक है। तो अगर आपकी यूरिन में शुगर नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको डायबिटीज नहीं है, ये आपकी शुगर कंट्रोल में है, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसलिए ब्लड से ही शुगर चेक करनी चाहिए। ग्लूकोमीटर आजकल अवेलेबल हैं, 1700-1800 रुपये के ग्लूकोमीटर आते हैं। अपने साथ सब डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को अपने पास एक ग्लूकोमीटर रखना चाहिए, स्ट्रिप रखनी चाहिए, ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए, वो करने के लिए स्प्लिट स्वैब होने चाहिए, और सफ़र में भी साथ रखने चाहिए। कभी भी आपको घबराहट होती है या ऐसे कमज़ोरी महसूस होती है तो अपनी शुगर आप चेक करके देख सकते हैं। कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर शुगर चेक करनी चाहिए, खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद। अगर आप गोली ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, तो बहुत बहुत आवश्यक है, राइट, हफ्ते में एक बार कम से कम। अगर आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल में है तो 2 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। एक टेस्ट और होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, उसे कहते हैं HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये टेस्ट है जो कि हमारे 3 मास की शुगर बताता है, पिछले 3 मास में आपका शुगर कंट्रोल कैसा है। नॉर्मली ये 5 के नीचे होना चाहिए, जो नॉन डायबिटिक्स होते हैं उनका 5 के नीचे होता है, 5 या 5 के नीचे होता है। किंतु अगर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा है तो कैसे पता लगेगा? अगर आपका ये जो HbA1c 7 के नीचे आता है, 7 और बिलो 7, तो इसका मतलब आपका शुगर कंट्रोल अच्छा है। 7 से 8 के बीच में तो फेयर कंट्रोल है, 8 से 9 के बीच में है तो एवरेज कंट्रोल है, और अगर 9 के ऊपर है HbA1c, इसका मतलब पुअर कंट्रोल है, इसका मतलब आपकी शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है। 8 के ऊपर ही मतलब शुगर कंट्रोल ठीक नहीं है। इट मीन्स कि आपको अपनी शुगर और टाइट कंट्रोल करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब डायबिटीज से क्या नुकसान होता है, डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? डायबिटीज भी क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, खून की नाड़ियाँ जो है ना उनको डैमेज करती है। इसको कहते हैं एंजियोपैथी। क्या बोलते हैं? माइक्रो एंजियोपैथी। हार्ट के अंदर जो हार्ट की आर्टरीज है उनको, उनकी दीवारों को, एंडोथेलियम को डैमेज करती है। तो उससे क्या होता है, एंडोथेलियम है ना, उसको डैमेज करती है। तो हमारी जिन लोगों को ये डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उनकी आर्टरीज में जल्दी जल्दी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता रहता है, क्योंकि एंडोथेलियम को डैमेज करती है। तो अधिकतर देखने में आया डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लंबे लंबे ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स क्या होते हैं, डायबिटीज़ किनको होती है? डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण है कि डायबिटीज़, एक तो जीन्स तो माता पिता से मिलते हैं, किंतु जो मुख्य कारण, जो जेनेटिक कारण पाया, जो साइकोलॉजिकल रीजन पाया गया है, लैक ऑफ स्वीटनेस इन लाइफ, डीप सॉरो। अगर आपके जीवन में किसी भी कारणवश अगर मिठास कम हो गई है, स्वीटनेस इन रिलेशनशिप्स, स्वीटनेस इन बिहेवियर, स्वीटनेस इन योर वर्क प्लेस कम हो गई है, तो क्या होगा? आपको डायबिटीज़ जल्दी उम्र में आ जाएगी। आपके पिताजी को 50 साल में आई, आपको 30 साल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये कि मुख्य कारण पाया गया। उसके साथ रॉन्ग डाइट, स्पेशली जो कारण पाया गया वो है लेट नाइट डिनर्स। जब से ये प्रथा शुरू हुई भारत में, लेट नाइट डिनर्स, लेट नाइट खाना खाना, आजकल लोग उल्टे तरह से खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, लंच थोड़ा सा लेते हैं, डिनर हैवी करते हैं। और ये पाया गया जो लोग लेट नाइट हैवी डिनर्स करते हैं उनको डायबिटीज़ हो जाती है। क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वर्किंग पीरियड है 9 से 1 होता है।
और जो लोग अच्छा ब्रेकफास्ट लेते हैं, अच्छा माना पेट भर के खाना खा नाश्ता करते हैं, देखने में ऐसे लोगों को उनका ब्रेन अच्छा काम करता है, लंबे समय तक अच्छा काम करता है, मेमोरी अच्छी रहती है, उनकी हेल्थ अदरवाइज अच्छी रहती है। किंतु जो लोग क्या करते हैं, जो लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, उनको हार्मोनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती हैं। प्लस ऐसे लोगों की मेमोरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमको याद रहे ब्रेकफास्ट अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट में बताया ना, अंकुरित देना, ज़्यादा हाई फाइबर डाइट खानी चाहिए। तो हार्ट की आर्टरीज को डैमेज होने से हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। और रात का खाना बिल्कुल थोड़ा सा खाना चाहिए, क्योंकि लेट नाइट डिनर से दो नुकसान, काफ़ी नुकसान होते हैं। एक तो हार्ट डिजीज़, एक तो डायबिटीज़ हो गई। हार्ट की आर्टरीज, अगर आपने हैवी फूड लिया है रात में, तो रात में वो जो हैवी फूड आपने लिया, वो जो है हमारी हार्ट की आर्टरीज को अनस्टेबल कर देता है और हमारे रात में हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ जिनको उनको एसिडिटी की बीमारी, GERD, एसिडिटी की बीमारी, एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ हो जाती है। और साथ साथ मोटापा ज़्यादा बढ़ता है ऐसे लोगों को, क्योंकि रात में आपने कुछ काम नहीं करना है। रात में क्या करते, सोना होता है ना, या डांस करना होता है, तो सोना है ना, एक्टिविटी तो कुछ भी नहीं है ना। तो अगर रात को आपको सोना है, तो वो जो भी आपने खाया एक्स्ट्रा, वो सारा का डिपॉजिट हो जाएगा। तो हार्ट की बीमारी ब्रेन में हो गया तो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा, किडनी में किडनी फेलियर हो जाएगा, आइज़ में हेमरेज हो जाएंगे, और नर्व्स में न्यूरोपैथी, नर्व्स खराब हो जाती हैं, पैर सुन्न हो जाते हैं। वशिष्ठ जी, आपको यही बीमारी न्यूरोपैथी है ना। तो नर्व्स आपकी वीक है, इसलिए आप चलने फिरने में असमर्थ पाते हैं, इसलिए लाठी लेनी पड़ती है। जैसे मैंने कहा था एक बार डायबिटीज़ के मरीजों को लिए, एक मैं आपको जस्ट एक सिमिली दे दूं कि पहले ज़माने में जो लोग चोरी करते थे ना, उनको उनकी क्या सज़ा होती थी पता है आपको? क्या होती थी? हाथ पैर काट देते थे ना, ताकि वो चोरी ना कर सके। और जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स का कर्मा फिलॉसफी के अनुसार चीनी का, गुड़ का, शक्कर का कोटा खत्म हो गया। जितनी गुड़ चीनी उन्होंने खानी थी खा ली, अब और नहीं खा सकते हैं, कोटा खत्म हो गया। तो अर्थात अगर वो अभी खाते हैं, इसका मतलब चोरी करते हैं। और चोरी करने की सज़ा क्या होती है? अभी 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 हाथ पैर नहीं काटे जाते, किंतु नेचुरली न्यूरोपैथी हो जाती है। और न्यूरोपैथी होने से हमारे हाथ पैर हैं, देखने के लिए होते हैं, है, किंतु काम नहीं करते, ट्रेमर्स होने शुरू हो जाएंगे, सुन्न हो जाते हैं, पैर काम नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए हमको किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को अगर कोई 10,000 रुपये दे ना, तो आप एक रसगुल्ला खा लो, आप एक मिठाई खा लो, आप एक कुछ खा लो, फ्राइड खा लो या कुछ मीठा खा लो, नहीं खाना चाहिए। समझदार जो होगा वो नहीं खाएगा, ठीक है, बुद्धू होगा खा लेगा। तो आप में से बुद्धू कौन है कोई बुद्धू जो अपने आप को बुद्धू समझता है? वो है कोई ऐसा? पर हैं सभी बुद्धू, सभी खाते हैं, मौका मिलता तो खा जाते हैं, ठीक है, खाते नहीं खाते, है ना। तो याद रहे, हम चोर हैं अगर हम खाते हैं तो, ठीक है। एक बार खाने से ही हो जाता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हार्ट के कनेक्शन में बता देता हूँ। वी हैव सीन in our experience, a single heavy meal can cause a heart attack. A single heavy meal can cause a heart attack. अगर आपने एक नाइट में बदपरहेजी की है और आपका जो कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक इस तरह का है, जिसमें प्लाक है, जिसमें सॉफ्ट है प्लाक, अनस्टेबल प्लाक है, और आपने एक रात क्या किया, होटल का खाना खाया, सब कुछ फ्राइड होता है ना, सब्जी भी फ्राइड है, सब कुछ फ्राइड है, ऊपर से फिर आपने थोड़ा हलवा भी खा लिया, थोड़ा आइसक्रीम भी खा ली, तो क्या हुआ, बहुत सारा LDL, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके खून में आ गया। रिसेप्टर्स जाम है, क्योंकि मैदा वाली चीज़ें पहले खाई हुई हैं, वो रिसेप्टर्स अंदर काम नहीं कर रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में LDL बॉडी में डिपॉजिट चला गया। और वो LDL कहाँ जाएगा? इसमें LDL और अंदर चला जाएगा। तो ये जैसे ना, ये अंदर से फटने, इसकी जो लिपिड, जो फाइब्रस कैप है, वो बहुत थिन हो जाती है, और उसी रात ये रप्चर कर जाएगा। रप्चर करेगा तो क्लॉट बनेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा।
तो सिंगल मील कैन कॉज ए हार्ट अटैक। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो 1 महीने से पूरा परहेज कर रहा हूँ, क्या हुआ एक रात तो एक दिन हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं, बदपरहेजी कर लेते, कोई हर्जा नहीं होगा। हर्जा होगा 30 दिन का परहेज किया हो और एक दिन बदपरहेजी करेंगे तो एक दिन की बदपरहेजी बहुत है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, यहाँ से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे या दिल्ली जाना है, दिल्ली यहाँ से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, और कार अपने आप कार ड्राइव करके जाना है। आपने 690 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ठीक, जाग करके अच्छे से चलाई, अभी लास्ट के 10 किलोमीटर रह गए और 10 किलोमीटर में आपने थोड़ी लापरवाही कर दी, या चलाते चलाते 1 मिनट के लिए सो गए, तो क्या होगा? सिर्फ ऐसे कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? तो कोई कहेगा कि आपने 690 किलोमीटर तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कहेंगे लोग? लापरवाह, है ना, केयरलेस ड्राइविंग कहेंगे ना। 690 जो अच्छा चलाया उसके बारे में कोई नहीं भी कहेगा, कोई भी आपको शाबाशी नहीं देगा। शाबाशी देगा क्या? कि 10 किलोमीटर रह गए तो आपने लापरवाही की। तो इसलिए याद रहे, जब हम कोई लाइफस्टाइल को फॉलो करना शुरू करते हैं तो ये ना समझें कि हम तो सारी, अभी तो 2-3 महीने हो गए हमको अच्छे से फॉलो करते हैं, अब क्या फर्क पड़ता है? अब तो हमको एक दिन तो बदपरहेजी कर लें, एक दिन तो खा लें गलत, एक दिन तो गलत बोल देना, एक दिन तो गुस्सा करें ना, एक दिन तो नाराज होकर देखें ना। नहीं, देख तो ले, चेक तो कर ले, हमें गुस्सा करना आता नहीं आता, भूल तो नहीं गए पूरा ही, एक दिन तो करके देख लेना। तो एक दिन करेंगे, एक दिन में भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, ठीक है अविनाश कुमार जी। हाँ? तो हमें जो रोज की रोज पर्जिंग, और एक दिन भी मतलब हमको किसी बात को फील नहीं करना है, अकाउंट जमा नहीं करना, आज तो खाली करके सोना है। आज खाली करो, कल का कल खाली करो, यानी कि कल खाली नहीं, अच्छा कल तो किया था, आज छोड़, कल कर लेंगे, नहीं। हम लोग यहाँ से देर भी हो जाते हैं, कभी कई बार हम आपके पास से जाते हैं ना, हम लोग कमरे में जाते हैं, कमरे में जाने से पहले कुछ ना कुछ किसी की पेशेंट की प्रॉब्लम होती है, किसी को तकलीफ होती है, किसी को कई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लोग हमसे पूछने लग जाते हैं। 10 बजे 10:15 जाते हैं तो 10:15 भी लोग हमसे पूछना शुरू कर देते हैं, तो हम उनको अटेंड करते हैं। 11 बज जाते हैं कमरे में कई बार जाते जाते, है ना। तो 11 बजे जाके हम फिर सुस्ती नहीं करते हैं, 11 बजे जाके भी हम अपना काम करते हैं। चार्ट भरेंगे, कोई अगर मेरे मन में आज कोई दिन में कोई फीलिंग आ गई, किसी के प्रति कोई बात आ गई, तो लिखेंगे उसको। 11 बजे भी लिखेंगे कि आज बाबा मेरे मन में ऐसे फीलिंग आई, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर साइन करके बाबा को याद में बैठेंगे, बाबा को देंगे, फिर चार्ट भरेंगे, फिर 5 मिनट बाबा को याद करके 10 मिनट याद करके फिर सोएंगे। ये नहीं 11 बज गया, ऑलरेडी 11 बज गया सो जाऊँ, नहीं। जो प्रोसेस है वो पूरा करके सोना है। ठीक है, ऐसे नहीं सोना है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तब जाकर के हम हेल्दी रह सकते हैं, तो हेल्दी नहीं रह सकते। तो डायबिटीज से क्या क्या बताया मैंने आपको, और इलाज क्या है? 90% ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज इज थ्रू डाइट एंड एक्सरसाइज। अगर आपको डायबिटीज है और अगर आप कितना भी गोली, कितना भी इंजेक्शन ले लीजिए, उनका रोल सिर्फ 10% है। 90% जो रोल है वो माइंड का, डाइट का, एक्सरसाइज का है। अगर आपने अपनी डाइट को ठीक कंट्रोल नहीं किया, अगर आप रोज सुबह शाम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप कितने मर्जी गोली खा लीजिए, कितने मर्जी इंजेक्शन लगा लीजिए, आप 70 यूनिट इंजेक्शन भी इंसुलिन रोज लगा लीजिए, तो भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। 100 यूनिट इंसुलिन लगाएंगे तो भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी। मान लीजिए आपको आदत है मीठा खाने की, अभी खाया है, 1 रसगुल्ला खा गए, फिर थोड़ी देर में 2 रसगुल्ले खा गए, आप कितने बजे इंसुलिन लगाते रहो, ठीक ही नहीं होगी। आपको एक्यूरेट अपनी डाइट कंट्रोल करना होगा, तो आपकी आधी गोली से भी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। आधी डाउनिल लेंगे या आधी ग्लाइमर लेंगे, आमेरिल लेंगे, उससे भी कंट्रोल हो जाएगी। ये 10-10 गोली खा के भी आप डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और हर गोली के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, इंसुलिन के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। इंसुलिन में कुछ साइड इफेक्ट से फ्री नहीं है। हैं जी, ओबेसिटी होती है। मैंने बताया ना, इंसुलिन से भूख बढ़ती है, भूख बढ़ेगी तो क्या होगा? ओबेसिटी तो आएगी ना। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होता है, हार्ट डिजीज हो जाती है ज़्यादा। अगर 50 यूनिट से ऊपर पहुंच गए तो आप हार्ट डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है,
ठीक है सरदार जी। हाँ, डाइट ठीक करें, एक्सरसाइज करें, मन को ठीक करें, 3 बातें ठीक करें, ठीक करें। एकदम शुगर आप भूल जाएंगे, शुगर कभी ज़्यादा भी थी। आपका शुगर फास्टिंग 110 के नीचे हो जाएगा, खाने के बाद 150 के नीचे हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, अगर आप सचमुच में ध्यान रखेंगी तो। ठीक है ना। सभी डायबिटीज़ वालों से मेरी अरदास है, या कहो अरदास कहो, रिक्वेस्ट कहो, ठीक है, कि अपने ऊपर खुद कंट्रोल करो, खान पान पे कंट्रोल करो, एक्सरसाइज पे कंट्रोल करो, और माइंड पे कंट्रोल करो, तो आपकी डायबिटीज़ कभी भी आपको तंग नहीं करेगी। टाइप ए बिहेवियर, शांत ठंडा। देखो, जल्दी जल्दी करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, हमेशा नुकसान होता है। आप भी शांति से रहो, दूसरों को भी शांति से रहने दो। जल्दी करना भी हिंसा है एक, इससे वायलेंस। आपका बॉडी पहले अच्छे से, खूब अच्छे से काम कर रहा है ना, टॉप पे काम कर रहा है, टॉप गियर में काम कर रहा है, आपके साथ में काम करने वाले भी टॉप गियर में काम कर रहे हैं, किंतु आप फिर भी जल्दी जल्दी करो तो क्या होगा? इसका मतलब आप अपने साथ वायलेंस कर रहे हैं, दूसरों के साथ वायलेंस कर रहे हैं। तो ड्रग्स कंट्रीब्यूट ओनली 10% ऑफ द ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, तो हमारी डाइट कैसे होनी चाहिए? 1500 टू 1800 कैलोरीज टाइप डायबिटिक डाइट होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए, लाइक वीट, चना, पूफा और मुफा। फैट जो आपको लेना चाहिए पूफा मुफा की फॉर्म में लेना चाहिए, जैसे कि सोयाबीन तेल हम आपको देते हैं, मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे 2 तेल भारत में सबसे अच्छे यही हैं, 2 हैं, एक तो सोयाबीन तेल और दूसरा मस्टर्ड ऑयल। तो कभी मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, कभी सोयाबीन तेल यूज़ करें, ये 2 ही तेल यूज़ करें। ग्राउंडनट ऑयल या दूसरे जो ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल इज़ बैड। सनफ्लावर ऑयल से गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, उसमें पूफा ज़्यादा होता है, विच कॉजेज गॉल स्टोन्स। कॉटन सीड भी ठीक नहीं है। बाकी कोई भी ऑयल आपको नहीं लेना चाहिए। कभी कभी आप लेना चाहें तो सेसम ऑयल ले सकते हैं। सेसम ऑयल जो आता है ना, पर महंगा आता है। सोयाबीन ऑयल अच्छा ठीक है, और सरसों का तेल भी ठीक है। ठीक है, ऑलिव ऑयल अगर आप बहुत अमीर हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी आमदनी 1 मास में 1 लाख से अधिक है तो ले सकते हैं। ठीक, सनफ्लावर नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, मुफाब इज मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, सरसों के तेल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। हाँ जी, कॉर्न ऑयल ले सकते हैं कभी कभी, पर ज़्यादा तेल क्यों बदलते हैं? सोयाबीन तेल और सरसों का तेल, बस 2 ही तेल रखो ना, कन्फ्यूज। तेल का धंधा करना तो अलग बात है ना? नहीं, कॉटन सीड नहीं लेना चाहिए, कॉटन सीड नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। छोड़ दीजिए, कुछ धंधा हो, कुछ कुछ हो सकता है, पॉलिटिक्स होगी कुछ, थोड़ा सा हो सकता है उनका कुछ कर। यस, पता क्या है पाम ऑयल के बारे में और कोकोनट ऑयल के बहुत बहुत सारी, दीज आर ऑल बायस्ड रिसर्चेस बायस्ड, क्योंकि पाम ऑयल की इंडस्ट्री है, कोकोनट ऑयल की इंडस्ट्री है, तो ये ताकि ये चलती रहे मार्केट में, इसके लिए वो बायस्ड रिसर्चेस कराते हैं, है ना। बेस्ट ऑयल इज सोयाबीन ऑयल। बेस्ट, व्हाट इज बेस्ट ऑयल? बेस्ट ऑयल इज वन which contains right ratio of saturated fatty acid, MUFA and PUFA, and N3 and N6, that is omega 3 fatty acid, which prevents clotting. ठीक है, तो जो बेस्ट ऑयल ये है, सबसे बढ़िया जो ऑयल है वो है कैनोला ऑयल, उसे कहते हैं रेपसीड ऑयल, भारत में मिलता नहीं है। दूसरा जो बेस्ट है वो सोयाबीन ऑयल है, नज़दीक जो आता है ना कैनोला ऑयल के नज़दीक, वो रेपसीड सोयाबीन ऑयल आता है। कॉर्न ऑयल थर्ड बेस्ट है, सोयाबीन और कॉर्न ऑयल, बट दैट इज थर्ड। फर्स्ट इज रेपसीड ऑयल, सेकेंड इज सोयाबीन ऑयल, थर्ड इज कॉर्न ऑयल, एंड फोर्थ इज ऑलिव ऑयल। हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा है। ठीक है, भारत में भारतवासियों के लिए सबसे अच्छा मस्टर्ड ऑयल है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट कंटामिनेटेड, है ना। आर्जीमोन मैक्सिकाना से कंटेमिनेट कर देते हैं ना, तो देन इट इज
इट कैन कॉज एपिडेमिक ड्रॉप्सी। वो पीले पीले फूल होते हैं ना दूसरे वाले, जो कांटे वाला पेड़ होता है, उसके अंदर कई बार वो उसके बीज मिक्स कर देते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। पर अच्छी कंपनी का, रिलायबल कंपनी का लेंगे तो ऐसा चांस कम होता है। तो आप कच्ची घानी का तेल जो आता है, कच्ची आजकल आता है कच्ची, बहुत रिफाइन नहीं करते हैं उसको, तो वो तेल अच्छा होता है, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। तो पर क्या होता है, वो सोयाबीन का तेल जो होता है ना, तो सरसों का तेल वो रोटी पे नहीं लगा सकते हैं आप, सोयाबीन का तेल रोटी पे लगा सकते हैं, ठीक है। रोटी ड्राई भी ले सकते हैं, कभी कभी रोटी पे लगाना हो तो सोयाबीन तेल लगा सकते हैं। बाकी मेरी आपसे प्रॉमिस है, जब आपकी आर्टरीज खुल जाएंगी तो हम आपको देसी घी खाने को देंगे, ठीक है। पर खोल के लेके आइए पहले, ठीक है ना, ठीक। वैसे देसी घी सबसे अच्छा तेल हो, सबसे अच्छा घी होता है। बटर सबसे अच्छा होता है, किंतु बटर हम तभी खा सकते हैं जब हमारी आर्टरीज नॉर्मल हों। दूसरा, हम उतना ही खा सकते हैं जितनी हमारी एक्सरसाइज हो, क्योंकि आजकल आम आदमी की एक्सरसाइज बहुत कम हो गई है, इसलिए बटर खाना ठीक नहीं है, ठीक है। ये सब बेकार चीज़ें हैं, नॉनसेंस है, ये सब बेकार की, दिस इज एडवर्टाइजमेंट ओनली, नथिंग एल्स, ठीक है। आपके जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट नहीं खानी चाहिए। ये जो जीरो कोलेस्ट्रॉल डाइट बताते हैं ना, जीरो कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट, ये सब नॉनसेंस है। डॉक्टर साहब तो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, यू नो, इज ए वेल रिनोन न्यूट्रिशनिस्ट इन फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना, इन द वर्ल्ड में बहुत फेमस हैं, तो इनको तो बहुत डिटेल नॉलेज है ना सब चीज़ों की। तो इसलिए अपने आप को, हमें बहुत ज़्यादा, हमें तो कोई सिंपल खाना खाना है ना, कोई हमें तो नहीं करना कि हमें बहुत जीभ हमारी बहुत बड़ी लंबी है। किसकी जीभ लंबी है तो मुझे बताओ, इसकी 4-5 इंच की जीभ हो तो बताओ, है ना, 2 इंच की जीभ है ना, बस इसको जीभ मुख के अंदर ही रखना ना। तो थोड़ा सा खाना खाना, कितना खाना है, खाने के लिए जीना, जीने के लिए खाना है, जीने के लिए खाना है कि खाने के लिए जीना है, तो थोड़ा सा खाना है बस, गुजारे लायक 2 रोटी सुबह खानी, 2 दोपहर 2 शाम, ताकि हम सेवा कर सकें। रोटी भी किस लिए खानी, सेवा कर सकें, ये इसलिए तो खानी है, किस लिए खानी नहीं तो। और आपको बताया था ना, जीभ का और पेट का वैर है आपस में, जो चीज़ जीभ को अच्छी लगती है वो पेट को खराब लगती है, जो पेट को अच्छी लगती है जीभ को खराब लगती है। तो ये राज समझ के अगर चलेंगे तो बढ़िया है। फिर भी आपको ये नहीं कहते हम बहुत बोरिंग खाना बनाओ, थोड़ा टेस्टी बनाओ, थोड़ा सा ठीक बनाओ, उसमें थोड़ी सी चीज़ डाल लो, है ना, बहुत बोरिंग खाना नहीं खाओ, ठीक सा बीच का बनाओ, बनाने की विधि थोड़ी अच्छी हो। यहाँ बल्क में बनता है इसलिए इतना टेस्टी नहीं बनता, कि तो आप घर में बनाएंगे, कल आपको बताएंगे, टिप्स बताएंगे, प्रैक्टिकल टिप्स। बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं घर में जो अच्छी होती हैं, हम अपने घर में बनाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं, टेस्टी भी होती हैं, है ना। तो इसलिए बहुत आराम से आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और अच्छे से खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है, ठीक है। नहीं, गुड़ नहीं खा सकते। कहाँ लिखा है गुड़, गुड़ कहाँ लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा गुड़ नहीं आया, अच्छा ये देखो, गुड़ शक्कर सब मना है ना। हाँ जी, हनी भी नहीं खा सकते आप, हनी की एक बूंद ले सकते हैं, एक बूंद ना, एक बूंद, 1 ड्रॉप, है ना। कई लोग मुझे कहते हैं अंगूर नहीं खा सकते, मैं कहता हूँ खा सकते हैं, 1 अंगूर खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम चीकू नहीं खा सकते, हम कहते हैं खा सकते हैं, 1/4 चीकू खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम आम नहीं खा सकते, मैंने कहा 1 आम का 1/4 आम खा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कुछ बिल्कुल मना है आपको खाना, जहर नहीं है आपके लिए, बट क्या कर सकते हैं आप, दिल करे तो 1 अंगूर खा लो, है ना, दिल करे तो क्या खाओ, चौथाई चीकू भी खा लो, आम भी खा लो, कोई ऐसी बात नहीं, आम जहर नहीं है, 1/4 खा लो, थोड़ा कम मीठे वाला खा लो, ठीक है। तोता आम जो खिलाया ना कल आप परसों, तोता आम खा लो, चौथाई आम खा लो, पूरा नहीं खाना, कहीं पूरा खा जाओ नहीं, बाकी आप शेयर कर लो दूसरे लोगों से। और किशमिश होते ना, किशमिश खा सकते हैं, 10 किशमिश खा सकते हैं एक बार, कहीं बहुत दिल करे मीठा खाने को, 10 किशमिश धो के रख लो, सुखा के रख, कल सारी बातें बताएंगे डाइट में, आज डाइट का लेक्चर नहीं है, पर आप डाइट पे कल सारी बातें सीख लेना, ठीक है। ओके, सॉरी बहुत टाइम हो गया ना, 1:30 बज गया। तो अवॉइड रिफाइंड शुगर्स, चीनी, व्हाइट ब्रेड, एक्सरसाइज डेली, मॉर्निंग वॉक आफ्टर सनराइज, इवनिंग स्ट्रोल बिफोर सनसेट। ड्रग्स हैं इंसुलिन, डाउनिल, ग्लाइनेज, अमेरिल, ग्लाइसिफाज एट्सेट्रा, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, ले सकते हैं।
ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, टाइम पर दवाई लेनी चाहिए और खुश रहना चाहिए, ठीक है। मिठास है? वो सब गड़बड़ है, ये मैं समझ छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए बस, ठीक है, ये छोड़ दीजिए बस। लास्ट में मैं एक बात आपको बता दूं, ये छोड़ दीजिए। स्मोकिंग वगैरह तो आप करते हैं क्या? अभी स्मोकिंग करने वाला कोई है क्या? अभी भी करते क्या? अभी क्यों नहीं करते? फिर क्या फायदा है फिर बताने? करते हो तो बताओ। ये तो कैंसर वैंसर चाहिए तो करते रहना, कोई हर्जा नहीं है, ठीक। जिसको कैंसर चाहिए तो भले करते रहो, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी मैं आपको दो बातें बता दूं सिर्फ लास्ट में। एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात बताऊं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या करना है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। अनिल भाई बताया था क्या इनको? बता दिया था उस दिन? नहीं बताया था? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज ए रिएक्शन टू एनी चेंज। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? इट इज ए रिएक्शन टू एनी चेंज। अगर हम किसी भी चेंज को, कोई भी चेंज होता है आपके लाइफ में, उससे रिएक्शन करते हैं तो वो स्ट्रेस बन जाती है। सपोज जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपको अभी मान लीजिए ठंडी हो गई अचानक, अगर आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? वो स्ट्रेस बन जाएगी। अगर बहुत गर्मी हो गई, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, रिएक्शन करना शुरू कर दिया तो वो स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। रिएक्शन मत करिए, एक्शन करिए ना। अगर गर्मी लग रही तो पंखा चला दीजिए ना, दैट इज एक्शन। रिएक्शन इज उठ के पंखा नहीं, पंखा का स्विच ऑन नहीं करें, चलाते रहे, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, तो वो स्ट्रेस हो गई, राइट। अगर मान लीजिए आपने कोई चेंज, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में रोज आते हैं, आपको घर में आते ही, या अपने ऑफिस में रोज जाते हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, आपके सबॉर्डिनेट आपको नमस्ते करते हैं, है ना, गुड मॉर्निंग करते हैं। आज आपके सबॉर्डिनेट ने आपको गुड मॉर्निंग नहीं की तो चेंज हो गया ना। अगर आपको उसको आप रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? मन मन में, बेशक आपने ऊपर नहीं की, अंदर अंदर की, अरे आज इसने मेरे को गुड मॉर्निंग नहीं, क्या बात है। या अपने घर में आप आए और आपकी वाइफ आपको रोज एक गिलास पानी देती है पीने को आते ही घर में, या आपको चाय बना के देती है, या आपको जो भी कोल्ड ड्रिंक देती, कुछ भी देती, ठंडा पानी देती है पीने को। आज आप घर पे आए और उसने, वाइफ ने पूछा ही नहीं आपको, तो आपके मन में क्या हुआ? चेंज हो गया ना, आज नॉर्मल से चेंज हो गया। तो आप क्या करेंगे? गुस्सा करना शुरू कर दो कि आज क्यों नहीं मुझे ऐसे किया, आज मैंने क्यों नहीं। अरे भाई, हो सकता है उसको सिर में दर्द हो रहा हो सकता है उसको कोई टेंशन हो गई हो, कोई घर में कोई ऐसे न्यूज आ गई हो, तो आप क्या करो? पूछो ना उससे, क्या बात है, आज तबीयत ठीक है आपकी? तो बताएगी ना क्या बात है, आज ऐसा खबर आ गई, टेलीफोन आया, आज ऐसा हो गया, या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, या मेरे को ऐसा तबीयत ठीक नहीं है ना, आज मैं उठ नहीं पा रही हूँ, कमर में दर्द हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो रिएक्शन टू एनी चेंज इज ए स्ट्रेस। एंड व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्ट्रेस? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। वो कागज क्या है यश? वो कागज क्या है स्ट्रेस वाला? इनर स्ट्रेंथ। When this ratio becomes more than 1, you feel stressed. प्रेशर दो तरह के होते हैं, इंटरनल प्रेशर्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स। इंटरनल प्रेशर्स क्या होते हैं? इंटरनल प्रेशर्स क्या होते हैं? अपने अंदर के प्रेशर्स। जैसे आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज की बीमारी हो सकती है ना, हार्ट की बीमारी है ना, या जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द होता है, आंखों से दिखाई कम देता है, आंखों से दो नजर आता है, जैसे मेरे को दो नजर आते हैं ना, ये भी तो मेरा इंटरनल प्रेशर है ना, है ना। मेरे को भी हार्ट की बीमारी है ना, भले अब कंट्रोल में है, पर है तो हार्ट की बीमारी ना, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी तो है ना, तो वो तो जीन में है ना, वो तो मेरे पिताजी को भी थे, मुझे भी है, हालांकि अभी वो सब ठंडी है पर है तो सही, है ना। तो ये मेरे इंटरनल प्रेशर्स हैं, है ना। गर्मी बहुत किसी को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, किसी की नेचर है जल्दीबाजी करने की, चिंता करने की है, क्योंकि बचपन में सीखी है उसने, अब नहीं, उसका दोष नहीं है। जल्दीबाजी करना, चिंता करना, गुस्सा करना, रोना, बात बात पे रोना आना, कोई आपका दोष नहीं है, आपने कोई जानबूझ के नहीं करते हो, आपने बचपन से सीखा है, अपने माता पिता से सीखा है। 11 साल की उम्र तक जो देखा आपने कि आपके पिताजी गुस्सा करते थे, आप उसके सारे काम हो जाते थे, आपकी माताजी रोती थी थोड़ी थोड़ी बात पे तो उसके सारे काम हो जाते, पिताजी हाथ जोड़ने लगते थे कि इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, सब काम उसके हो जाते थे। तो आप इंप्रेस हो गए, हाँ रोना भी अच्छी बात है और गुस्सा करना भी अच्छी बात है, सारे काम हो जाते हैं, है ना। तो इंप्रेस हो गए ना, छोटे बच्चे तो इंप्रेस जल्दी हो जाते हैं ना। तो आपने देखा अपने माता पिता से, अपने टीचर से देखा
अपने साथ में साथियों से देखा, भाई बहनों से देखा, झूठ बोलते हैं, इनको मम्मी प्यार कर लेती है। गलत काम करके आते झूठ बोल देते हैं तो मम्मी इनको प्यार कर लेती है, और मैं सच बोलता हूँ मेरे को थप्पड़ मार देती है। तो झूठ बोलना अच्छा है ना? नहीं। तो झूठ बोलना भी क्यों पड़ता है? इसलिए झूठ बोलने की आदत पड़ती है ना? तो ये आपने कहाँ सीखा? सीख के पैदा नहीं हुए थे, यहाँ सीखा है ना? सोसाइटी सीखा है। जैसे मेरे को नेचर क्या थी, 3rd ईयर MBBS से पहले 2nd ईयर MBBS तक मेरी कैसी नेचर थी? बहुत टाइप है, बहुत स्ट्रांगली टाइप है, जल्दीबाजी करना, चिंता करना, एंजाइटी इतनी होती थी मेरे को, बहुत जल्दी, मतलब मेरे को दिल में कोई मेरे को वाइवा देने के लिए जाना होता था ना एग्जाम्स में, तो मेरे दिल में धक 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 बहुत फास्ट धड़कन होती थी, बहुत फास्ट धड़कन। बार बार पानी पीऊँगा, बार बार बाथरूम जाऊँगा, वाइवा में जाने से पहले बार बार बाथरूम जाऊँगा, बार बार पानी, इतनी एंजाइटी होती थी, पता नहीं क्या होने वाला है, कहाँ मैं जा रहा हूँ, किसके पास वाइवा देने के लिए जा रहा हूँ। तो एंजाइटी, बहुत सेंसिटिव था, बहुत ही इमोशनल, बहुत भावुक, बहुत अधिक भावुक था। तो 3rd ईयर में क्या होता, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, मतलब इन द सेंस कि हमें टाइम मिलता है थोड़ा एक्स्ट्रा अपने आप को देखने का MBBS में। तो तब मैंने अपने आप से बात की छुट्टियों में, मैंने कहा ये लाइफ है कोई मेरी? भले मैं फर्स्ट क्लास में हमेशा क्लास में टॉप करता था, कोई दूसरा लड़का मेरे से आगे जाए तो मेरे को टेंशन हो जाती थी, उसके नंबर 1 मेरे से ज़्यादा आ जाए तो मेरे को टेंशन हो जाती थी बहुत ज़्यादा, है ना? तो मैं सहन नहीं कर सकता था कि उसका नंबर मेरे से ज़्यादा क्यों आया। बोलता नहीं था किंतु सेंसिटिव भी था, इंट्रोवर्ट था, चुप रहता था बहुत, किंतु अंदर अंदर बहुत फील करता था। तो मतलब ऐसी नेचर थी बचपन से। तो मैंने कहा ये तो जीना बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है। अगर ऐसा जीना जिसमें इतनी टेंशन हो, उसमें क्या जीना? सुख की अनुभूति नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, सारा टाइम बस टेंशन ही, दौड़ते रहो, कंपटीशन होता रहे। तो फिर मैंने अपने आप से बात करके अपने आप को, स्वभाव को बदला। जब हम अभी तो जो कुछ हो गया सो हो गया, अभी तो हम समझदार बन गए ना, अभी तो हम अपने आप को बदल सकते हैं ना, हमें पता है इससे नुकसान हो रहा है हमें। अभी मेरे अंदर देखते हैं आप, टाइप ए देखते हैं क्या? एंजाइटी देखते हैं क्या? एंगर देखते हैं क्या? डिप्रेशन देखते हैं क्या? अभी तो नहीं ना, है क्या? इम्पेशंस देखते हैं क्या? पहले सब कुछ था मेरे अंदर, सब कुछ था, अभी तो नहीं है। कैसे बदला? पहले तो आइडेंटिफाई किया मैंने अपने अंदर, रियलाइज किया कि मेरे अंदर एक खराबी है, महसूस किया, और फिर उसको महसूस करके एफर्ट की, है ना, राजयोग से एफर्ट करके उसको निकाला। एफर्ट करने से निकल गया, अटेंशन रखी कि ये मुझे जल्दी नहीं करनी है, मुझे नहीं जल्दी चाहिए, मुझे भले मैं पीछे आऊँ क्लास में कोई हर्जा नहीं है, भले मैं फेल हो जाऊँ कोई हर्जा नहीं है, पर मुझे ये नहीं चाहिए। और कोई फेल नहीं होता है, बराबर नंबर उतने ही आते रहे, फिर भी मैं फर्स्ट आता रहा। सिर्फ एक आदत पड़ गई थी गलत, मैं समझता ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसी आवश्यकता नहीं थी, है ना। तो फिर अपने आप धीरे धीरे आदत चेंज होती चली गई। तो इस तरह से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करके, महसूस करके, जो आदतें खराब है मेरे अंदर उनको हम निकाल दें। ठीक है, तो ये मेरे इंटरनल प्रेशर्स हैं। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होते हैं? परिवार के प्रेशर्स होते हैं, आपकी पत्नी का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है, आपके बच्चों का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है, अगर आप लेडी हैं तो आपके पति का प्रेशर हो सकता है, और जहाँ आपके जो जहाँ आप काम करते हैं, या आपके घर में कोई बीमार है, कैंसर है, कोई ऐसी बीमारी है, लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका भी, वो भी एक प्रेशर है ना। या आपके सोसाइटी में जो आप पड़ोसी में आपका बैंड बाजे वाले की दुकान है, वो सारा दिन बैंड बजाता रहता है ना, है ना, तो उसका प्रेशर है। सामने सड़क पर आपका हाईवे है तो उस पे से रोड पे सारा दिन ट्रैफिक चलता है, उसका भी, वो भी एक प्रेशर है ना। मतलब ऐसे आपके ऊपर कोई केस चल रहा है कोर्ट में, वो भी एक प्रेशर है। आपके पास इनकम टैक्स देना पड़ता है हर साल, वो भी एक प्रेशर है। नहीं, दिस ऑल आर प्रेशर्स, है ना, प्रेशर्स है ना। तो ये सब प्रेशर्स है ना, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं। तो इंटरनल प्रेशर भी मॉडिफाई एकदम नहीं हो सकते हैं क्या? ब्लड प्रेशर की बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी, डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, ये हार्ट की बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी क्या? मेरा स्वभाव जल्दीबाजी का है, चिंता करने, गुस्सा करने का, या रोने का स्वभाव एकदम ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा एकदम। टेंशन करने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, हार्ट की बीमारी भी ठीक हो जाएगी, तो एकदम तो ठीक नहीं होगी ना। तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकते हैं। अब हमारे घर में सिचुएशन अच्छी नहीं है, मेरी मदर बीमार है, अब मदर तो तुरंत तो ठीक नहीं हो सकती है, कि कोर्ट का केस है वो एकदम ठीक तो नहीं हो सकता है, मेरे हाथ में तो नहीं है। तो इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर कभी मॉडिफाई नहीं होते हैं, मॉडिफाइबल नहीं होते हैं, एटलीस्ट इमीडिएटली मॉडिफाइबल तो नहीं होते हैं। तो प्रेशर तो मॉडिफाई नहीं हो सकता, किंतु क्या क्या मॉडिफाई हो सकता है? इनर स्ट्रेंथ।
मतलब आत्मिक शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम आत्मिक शक्ति कितनी बढ़ा सकते हैं, आत्मिक शक्ति जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम आत्मिक शक्ति बढ़ा लें तो कभी भी हमें स्ट्रेस, कोई भी प्रेशर हमारे लिए स्ट्रेस नहीं बनेगा। जैसे आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पर इतना, यहाँ पर भी सब काम होते हैं, यहाँ भी प्रेशर्स हैं, लोगों को यहाँ भी तकलीफ़ें हैं, शारीरिक तकलीफ भी हैं, गर्मी भी है, खाना भी बनाना है, सब चीज़ें, हमें सब चीज़ मार्केट से लेनी पड़ती हैं। बल्कि ब्रह्मा कुमारी को ज़्यादा पैसे दे के लेना पड़ता है। वो समझते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले बहुत अमीर हैं, तो हमको चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, है ना। तो मतलब वो हमको कोई चीज़ सस्ती नहीं मिलती है बहुत, है ना। तो हमको हर चीज़, हर तरह के प्रेशर्स हैं, इंटरनल भी हैं तो एक्सटर्नल भी हैं। गवर्नमेंट के कानून हमारे लिए भी हैं, हमें भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, हर चीज़ का हिसाब किताब होता है ना। तो हमारे लिए सब प्रेशर्स हैं, राइट। किंतु इनर स्ट्रेंथ अधिक है, प्रेशर है किंतु इनर स्ट्रेंथ उससे भी ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ देखेंगे आप लोग, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी भाई बहन हैं, प्रेशर में नहीं, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं, सहज रहते, इजी रहते हैं, स्ट्रेस नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। डिसिप्लिन तो अपने आप सेल्फ डिसिप्लिन हो गया ना। इनर स्ट्रेंथ अधिक होगा तो क्या होगा? शांति होगी, प्रेम होगा, सुख होगा, धीरज होगा, संतुष्टता होगी। तो व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज शांति रखो, धीरज रखो, संतुष्टता रखो, तो अपने आप डिसिप्लिन हो गया। डिसिप्लिन क्या है? लैक ऑफ पीस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ पेशेंस इज इनडिसिप्लिन। नहीं, और क्या है इनडिसिप्लिन? यही तो है ना। तो जो वैल्यूज़ हैं लाइफ में, अगर वो होती हैं तो डिसिप्लिन अपने आप होता है, और वैल्यूज़ नहीं हो तो इनडिसिप्लिन हो जाता है। यहाँ पर सबके लिए बड़ों से कैसे बोलना है, प्रति कैसे, बड़ों को छोटों के प्रति कैसे बोलना है, छोटों को बड़े के प्रति कैसे बोलना है। इससे कल आपने देखा ना, बड़े छोटों के प्रति कैसे बोलते हैं, छोटे बड़ों के प्रति कैसे बोलते हैं, रेस्पेक्ट, रिगार्ड सब देते हैं। बड़े भी छोटों को प्यार से बोलते हैं, बड़े भी छोटे भी बड़ों को प्यार से बोलते हैं। तो अपने आप ही सब प्यार ही प्यार है ना, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेस नहीं है, ठीक बात है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रेशर्स के ऊपर पीछे मत लगो। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर्स के पीछे लग जाते हैं। ये प्रेशर ठीक हो जाए ना, ये आदमी यहाँ से चला जाए ना, तो मेरा सब काम ठीक हो जाएगा। ये आदमी ऐसा हो जाए ना, ये काम, शादी हो जाए ना इसकी बच्ची की, तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। शादी होएगी तो दूसरा कुछ काम आ जाएगा। शादी होने के बाद वो शादी, लड़की जहाँ जाएगी शादी होके, उसका पति उसको तंग करेगा, फिर वो एक नया प्रेशर शुरू हो जाएगा, ठीक है। या सोचो लड़के की शादी की, ये लड़के की मेरी शादी हो जाए ना, मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। वो बहू ऐसी आएगी आपको तंग करने वाली, ठीक है, दिन रात तंग करने वाली। सोचा भी नहीं होगा इतना प्रेशर आ जाएगा, आपको रात को सोना भी मुश्किल हो जाएगा, जीना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तो कभी भी इस तरह से स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होती है। तो प्रेशर खत्म करने की बात नहीं है, अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ा दो। इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने से डबल फायदा होता है। एक तो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ शक्ति आ गई, विल पावर बढ़ गई। दूसरा क्या हुआ, आपके अंदर जो प्रेशर्स हैं, प्रेशर आपके सामने धीरे धीरे जल्दी ब्लड प्रेशर है जल्दी ठीक हो जाएगा, डायबिटीज जल्दी ठीक हो जाएगी, हार्ट डिजीज जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना। और भी जो प्रेशर्स हैं, जो आपसे गुस्सा करता है हर समय, आपके अंदर सहन शक्ति है, सामने वाला चिल्ला चिल्ला के अपने आप ठीक हो जाएगा, चुप हो जाएगा, उसको भी सहन शक्ति करनी आ जाएगी। नहीं होगा ऐसे? मतलब आपके जो सामने प्रेशर्स है अपने आप ही कम हो जाएंगे, आपको स्ट्रेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो स्ट्रेस का बहुत सहज तरीका है। कारण भी यही है, इंटरनल कारण है, एक्सटर्नल कारण। इंटरनल कारण आपको मैंने बता दिया, एक्सटर्नल कारण बता दिए। तो बेसिकली जो कल 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछे थे, और सबके सब स्ट्रेस के कारण सबके अलग अलग होते हैं थोड़े से, तो ठीक है ना। और लास्ट में टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? टाइम मैनेजमेंट यही है, अगर आपको लंबी यात्रा पर जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको कार में जाना है, क्या करना चाहिए अपनी कार में? कार की चेकिंग करनी चाहिए, हवा ठीक है, पानी ठीक है, पेट्रोल ठीक है ना, भर लेना चाहिए नहीं चाहिए, सर्विस कराई कि नहीं कराई वो वो देख लेना चाहिए ना। तो हमें भी पूरे दिन की यात्रा पे जाना होता है, सुबह उठते तो सबसे पहले देखना चाहिए मेरी आत्मा ठीक है, आत्मा में पेट्रोल है कि नहीं, है ना। तो आत्मा को पहले चार्ज कर लो उठते ही। 4 से 8 का समय आपका अपने लिए होना चाहिए। 4 बजे उठ के अपने आप को चार्ज किया, चातों एनर्जी से भर लिया, नहा धो के तैयार हो जाओ, वॉकिंग कर लो परमात्मा की याद में, और 7 से 8 मुरली सुन लो। 8 बजे के बाद ही आप कोई दुनिया वालों से काम करो, मोबाइल ऑफ कर दो, टीवी मत देखो, अखबार मत पढ़ो।
उसके बाद आप दुनिया में जो चाहते जो मर्जी करो, ठीक है। डांस करना डांस करो, काम पे जाना काम पे जाओ, कुछ भी करना, अखबार पढ़ना अखबार पढ़ो, जो भी करना करो, पर 8 बजे तक ये टाइम मैनेजमेंट है, यही वर्क मैनेजमेंट है, यही रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, यही एंगर मैनेजमेंट है, ठीक है। यही क्या है, आइसोलेशन मैनेजमेंट है, यही फियर मैनेजमेंट है, और यही डिप्रेशन मैनेजमेंट है, ठीक है। जिसने 4 से 8 अच्छा किया ना, उसका सब मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। स्लीप मैनेजमेंट भी यही है, और क्या है, सब कुछ यही है। जिसने 4 से 8 अच्छा किया ना, उसका सारे दिन का स्टॉक भर गया। अब आपको रास्ते में गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। बाकी घंटे घंटे में एक बार अपने आप को रिमाइंडर दे दो, है ना, आज बाबा ने क्या कहा था, आज बाबा ने क्या कहा था। 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए दे दो, बस। सोते समय ऑडिट कर लो अपने आप को, तो इसमें सारी मैनेजमेंट पूरी हो जाती है, ठीक है। मैंने बताया ना, वैल्यूज भी क्या है, बेसिकली सातों एनर्जी का मिश्रण है। 7 एनर्जी सुबह भर ली तो मिश्रण आपको मुंह से निकलता रहेगा, नाक से, मुख से, कानों से, सब कुछ, आंखों से, ये मिश्रण ही काम करेगा सारा दिन। एक बार नहीं भरोगे तो कहाँ से काम करेगा। पेट्रोल आपने ठीक भरा ही नहीं है, आपने पेट्रोल के बाद डीजल डलवा लिया गाड़ी में, और फिर सोचो गाड़ी धक्के, जहाँ गड्ढे होंगे, पहाड़ी होगी, हर जगह रुकेगी, हर जगह तंग करेगी। आपने टॉप क्वालिटी पेट्रोल डाल लिया सुबह सुबह, तो सारा दिन आपकी गाड़ी जहाँ भी जाओगे वहीं अच्छा चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं। तो अपने अंदर टॉप क्वालिटी पेट्रोल डालो, टंकी पूरी भर लो, ओवरफ्लो नहीं करो, पूरी भर के, है ना, और बस सारा दिन मस्ती में गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गई ना आपकी। ओम शांति। चलिए 1 मिनट बाबा को याद करें। रमो रे, झूमो रे झूमो रे, गरबरास रमो रे। जिसने है जाना तुझे, उसने पहचाना तुझे, पाई अनमोल खुशी, नाचो झूमो रे। झूमो झूमो रे, जो